हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था। इसके पहले हम प्रशासन को कंप्लीट कर चुके हैं और उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको भी कंप्लीट कर लिया है सल्तनत कालीन। इसको हम यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हम लगभग 1 लाख वन लाइनर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से। यदि आप चाहते हैं कि और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लाए जाएं, वन लाइनर को लाया जाए, तो हम उसको लेकर आएंगे। आप बस कमेंट कर दीजिए। सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था। पहले आती है राज्य व्यवस्था। सल्तनत काल के 5 प्रमुख कर कौन से थे? तो हर शासनकाल में कुछ ना कुछ कर लगाए गए हैं। सल्तनत में 5 प्रकार के कर लगाए जाते थे। कौन कौन से थे? पहले आते हैं उश, खराज, खम्स, जकात, तरकात और जजिया। जजिया के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन और कौन कौन से होते थे? मुख्यतः होते थे हमारे 5 कर, जो होते थे उश, खराज, खम्स, जकात, तरकात और जजिया। किस प्रकार का कर होता था? जो उश है, वह मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर था। तो यदि मुसलमानों के यहाँ पर रहना है तो उनको कर देना होगा, तो उसको कर देना होगा। किसको? मुसलमानों के लिए भूमि कर देना होता था, जिसे क्या कहा जाता था? उश कहा जाता था। प्राकृतिक संसाधनों से सिंचित भूमि से पैदावार का कितना प्रतिशत भाग भूमि कर के रूप में देना पड़ता था? तो 10% भाग देना पड़ता था। यदि आपकी सिंचित भूमि है तो उससे जितनी पैदावार होगी तो आपको कितना भूमि कर के रूप में देना पड़ेगा? 10% देना होता था। खराज किस प्रकार का कर था? तो यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है। यदि कोई व्यक्ति उश देगा तो वो कौन है? मुसलमान है। लेकिन यदि व्यक्ति क्या देगा? खराज दे रहा है, तो ये गैर मुसलमान थे जिनसे भूमि कर लिया जाता था। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर खराज होता था। खराज। नाराज मत हो, बस खराज दे दो। विभिन्न सुल्तानों द्वारा पैदावार का कितना भाग खराज के रूप में लिया जाता था? तो 1/3 खराज के रूप में लिया जाता था। खराज कौन देते थे? गैर मुसलमान देते थे भूमि कर। और ये कितना देना पड़ता था? तो पैदावार का 1/3 देना पड़ता था, 1/3 भाग देना पड़ता था। और ये सिंचित भूमि है 10% कर देते थे। किसके लिए? कृषि से रिलेटेड। खम्स क्या होता था या खुम्स क्या होता था? तो वह लूटे हुए धन, खानों और भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति होती थी। तो ये खम्स क्या थी? मतलब खम्मा रगा है ना, इसको एंटीना समझ लो यार। खम्मा है, इससे को खोदा, गिरा दिया, इससे निकला खजाना। तो खजाने को क्या कहा जाएगा? खम्स कहा जाएगा। तो लूटे हुए धन, खानों और भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती थी? खम्स कहलाती थी। खम्स या खुम्स के कितने भाग पर सुल्तान का अधिकार होता था? यदि किसी को खम्स मिला है तो 1/5 और शेष 4/5 भाग जो था वह सैनिक अधिकारियों और खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दिया जाता था। मतलब 5 में से 1% किनको देना होता था? राजा को देना होता था, और 4 खुद रखो। या फिर जो सैनिक रख सकते। देखिए, यदि लूट से लिया है तो सैनिक रखेंगे, अधिकारी रखेंगे। यदि किसी को खजाना मिला है तो खजानों को जिसने खोदा है, प्राप्त किया है, उस व्यक्ति को दिया जाएगा। लूट के धन का 80% भाग किस शासक ने आरंभ किया था? तो ये भैया अमीर बनना चाहते थे, तो इनने सोचा कि हमारी प्रजा को जितना खजाना मिलेगा, लूट मिलेगी, तो यदि उनमें बढ़ जाएगी तो हमें क्या मिलेगा? तो 80% भाग की घोषणा कर दी थी कि 80% भाग हम लेंगे। तो ऐसा शासक जिसने 80% तक लूटे हुए धन का प्राप्त करने की प्रारंभ कर दिया था, तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि धन की आवश्यकता थी, अभियान करते थे बहुत ज्यादा, तो इनके लिए धन की आवश्यकता ज्यादा पड़ती थी, इसलिए 80% लूट का धन लेने का प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जकात किस प्रकार का कर होता था? तो यह एक धार्मिक कर था जो केवल धनवान मुसलमानों के लिए देना होता था। तो देखो, एक होता है जजिया, ये हिंदुओं से लिया जाता था जजिया। और जकात किन से लिया जाता था? मुसलमानों से लिया जाता था। वो भी कौन से? धनवान मुसलमान है, तो उनको देना पड़ेगा क्या? जकात। सल्तनत काल में जकात कर किस पर लगाए जाते थे? वो मुसलमानों पर लगाया जाता था जकात कर, और वो भी अमीर मुसलमानों को देना होता था। मुसलमानों से उनकी आय का कितना प्रतिशत भाग जकात के रूप में लिया जाता था? तो आय का 2.5,
टू वन ट्वेंट कैसे याद करेंगे इनको? जकात जाके भैया लेकर आ दो, दो और आधा और, दो और आधा और दो, दो तो तुम तो अपने मन से दो तो दोगे ही और आधा हम ले लेंगे। यार ऐसे याद कर सकते हैं, ढाई देना पड़ता था, आय का ढाई भाग किनको देना पड़ता था? जकात के रूप में देना पड़ता था मुसलमानों को अपनी आय का। अब आता है जजिया। जजिया किस प्रकार का कर था? तो वही गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला एक धार्मिक कर होता था जजिया, और जकात मुसलमानों से लिया जाता था, और जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर होता था। किसके शासनकाल में ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला था? तो ये है फिरोज तुगलक। जो जजिया कर है वह ब्राह्मणों से नहीं वसूला जाता था, क्योंकि ब्राह्मण कोई बिजनेस नहीं करते, व्यापार नहीं करते, कोई काम नहीं करते, बस वो पूजा करते हैं, तो पूजा से वो कितना कर वसूल कर पाएंगे या दे पाएंगे? कैसे उनके पास पैसे आएंगे? तो उनसे ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था। लेकिन जब फिरोज तुगलक आए, इन्होंने बोला कि भाई इनके पास तो बहुत सारा पैसा है, देखो मंदिर कितने अमीर अमीर है, इनसे भी लो। तो जजिया कर मुसलमानों ने, या जो फिरोज तुगलक है इसने किससे लिया है? ब्राह्मणों से भी लिया है। दिल्ली सल्तनत में लगाए गए करों के विषय में सही बताइए। जकात नामक धार्मिक कर केवल मुसलमानों से लिया जाता था, तो ये सही है। इसका प्रयोग मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए किया जाता था। तो ये जो कर लेते थे खुद नहीं रखता था राजा, बल्कि क्या करता था, जो मुस्लिम समुदाय थे उनके लाभ के लिए कार्य करता था। खराज क्या होता था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला 1/10 से 1/2 भाग के बीच में लिया जाता था खराज। ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। खम खम से यह युद्ध में प्राप्त धन का 1/5 होता था। युद्ध में जो प्राप्त हुआ है, खुदाई में जो प्राप्त हुआ है, खजाना मिला है खम्स में, तो वो 1/5 धन प्राप्त होता था उस। तो ये मुसलमानों से लिया जाता है ना, भू राजस्व है, और ये मुस्लिम देते थे। उसको किससे लिया जाता था? मुस्लिम समुदाय से लिया जाता था। सल्तनत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? राज्य को आय कैसे प्राप्त होती थी? भू राजस्व से प्राप्त होती थी। तो सल्तनत काल में राज्य को आय प्राप्त होती थी भू राजस्व से। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इसको इल्तुतमिश ने चलाया था। इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश के द्वारा ही तुर्क-ई चंगानी भी प्रारंभ की गई थी और इक्ता व्यवस्था भी प्रारंभ की थी। इक्ता का आवंटन किसने किया था? वो इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता का आवंटन किया गया था। इक्ता का आवंटन इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता का अर्थ क्या होता है? तो सैनिक सेवा के बदले में दिया जाता था। तो इक्ता का अर्थ क्या होता था? सैनिक सेवा के बदले दिया जाने वाली जो व्यवस्था थी उसे इक्ता व्यवस्था कहा गया था। अक्ता वह भूमि होती थी जिसकी आय पर सैन्य प्रशासन का नियंत्रण होता था। तो अक्ता, अब यहाँ तक आ गए, अब आगे मत आना, अक तक निकल जाओ, आ तक मत आना, यहाँ तक मत आना। तो सैन्य प्रशासन के नियंत्रण की जो भूमि होती थी उसे क्या कहा जाता था? अक्ता कहा गया है। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली के संबंध में सही बताइए। तो इक्ता क्षेत्र एक आवंटन होता था, तो ये सही है। तो इसमें क्षेत्रों का आवंटन किया जाता है इक्ता व्यवस्था में। किसने की? इल्तुतमिश ने। निजाम उल मुल्क ने मुक्तियों के कर वसूली और उनसे भागीदारी लेने के अधिकार पर बल दिए थे, तो ये भी सही है। जो निजाम उल मुल्क है इसने मुक्तियों के कर वसूली और उनसे भागीदारी लेने के अधिकार पर बल दिया है। बलबन ने आदेश दिया था कि अभिशेष की राशि इक्ता से सुल्तान के कोषागार में भेजी जाए। तो जो बलबन है इसने बोला था कि जो अधिशेष की राशि बची हुई है वह इक्ता से, जो इक्ता है उससे सुल्तान के कोषागार में भेज दी जाएगी। तो इसके बारे में दो प्रमुख कवि आते हैं। पहले आते हैं हमारे कौन? निजाम उल मुल्क। इनने बोला था जो मुक्ति हैं उनसे कर वसूली करो और उनसे जो भागीदारी लेने के अधिकार पर बल दिया था इनने। और बलबन ने कहा था कि जो अधिशेष की राशि है इक्ता से लेकर सुल्तान के कोषागार में भेज देनी चाहिए। दिल्ली सल्तनत में क्षेत्रीय राजस्व समानुदेशन को क्या कहा गया है? तो इक्ता कहा गया है। तो जो क्षेत्रीय राजस्व है इसके समानुदेशन को क्या कहा गया है? इक्ता कहा गया है। एकता व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं? विशिष्टता क्या है? क्यों विशेष था ये? तो एकता व्यवस्था एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सही है। श्याम सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, तो ये सही है। सियासत चलानी है तो सबकी एकता व्यवस्था लागू कर दो। तो सियासतनामा में एकता व्यवस्था की जानकारी मिलती है, सही है। मुक्ति को एकता से एकत्रित
राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो ये सही है। जो मुक्ति होता था वह क्या करता था, एकता से एकत्रित जितना भी राजस्व होता था उससे सैनिक रखता था, तो ये भी सही है। एकता से तीनों सही हो जाएंगे। एकता का वर्णन किया गया है सियासतनामा में। एकता एक राजस्व एकत्रित करने वाली व्यवस्था थी। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से ही सैनिक रखने की अनुमति थी। एकता व्यवस्था के संदर्भ में कथन बताइए जो कि सत्य है। उत्तर भारत में इस्लाम को प्रतिष्ठित करने में एक जो एकता व्यवस्था है वह दूरगामी प्रभाव था, तो ये सही था। जब गुलाम वंश का स्थापना की गई तो इल्तुतमिश को समझ में आ गया था कि यदि शासन को दूर तक चलाना है तो राजस्व की आवश्यकता होगी, और कैसे वसूला जाए, तो एकता व्यवस्था लागू कर दी इल्तुतमिश ने। तो जो इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई एकता व्यवस्था थी वह एक दूरगामी प्रभाव के रूप में सामने आई। इस प्रथा के द्वारा सुल्तान तुर्की अमीर वर्ग को नियंत्रण करना चाहता था। जो तुर्की जो सुल्तान है, तो तुर्की अमीर थे, उन वर्गों को क्या करना चाहता था, नियंत्रण करना चाहता था। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। फिर आता है इक्तादारों के विषय में सत्य बताइए। तो इक्ता हो गया, अब उसके क्या होंगे, इक्तादार होंगे, तो उनके विषय में क्या हो जाएगा। सुल्तान इक्तादारों को स्थानांतरित कर सकता था, बोल सकता था कि तुम यहाँ का इक्ता लो, तुम वहां का इक्ता लो। तो इस सुल्तान को अधिकार था, वह उनको स्थानांतरित कर सकता था। राज्य इक्तादारों के इक्ते को जब्त कर सकती थी। तुम्हारे पास ज्यादा इक्ते हो गए तो राज जाएगी और तुम्हारे यहाँ पे छापा मार के सारा इक्ता जब्त कर लेती थी। राज्य इक्तों की आय व्यय की जांच कर सकता था, तो कहाँ से आ रहा है, तो ईडी वगैरह इनके पास होगी, तो ये जांच में आय कर लेते थे, जांच वगैरह। तीन हो गए। इक्तादारों को स्थानांतरित कर सकता था सुल्तान। इक्तादारों के इक्ते को जब्त कर सकते थे। राज्यों के इक्तों की आय व्यय की जांच कर सकता था। सल्तनत कालीन अक्ता व्यवस्था का क्या अभिशाप हुआ, तो जो अक्ता व्यवस्था थी उसका क्या अभिप्राय हुआ, उसका देखते हैं। तो नगद वेतन के बदले किसी खास भूमि या भूभाग का राजस्व अधिविन्यास था। तो जो एकता अपता व्यवस्था थी वह क्या थी, कोई भी नगद वेतन के बदले, यहाँ पास नगद पैसा नहीं, एक काम करो तुम ये भूमि ले लो, तो भूभाग का राजस्व अधिन्यास था, तो ये सही है। किसी भूभाग का अधिन्यास परितोषित और सेवानिवृत्त वेतन स्वरूप होता था। तो जो इसका अधिन्यास है भूभाग का, तो वह कैसा होता था, परितोषित और सेवानिवृत्त वेतन स्वरूप होता था। इक्ता एवं इजारा के संदर्भ में सही बताइए। तो जो इक्ता व्यवस्था है वह नागरिक और सैन्य सेवा के लिए दिया जाने वाला एक राजस्व नियत कार था, तो सही है। जो इक्ता व्यवस्था थी वह नागरिक और जो सैनिक सेवा देते थे उनके लिए एक राजस्व नियत कार्य होती थी। और जो इजारा व्यवस्था है यह राजस्व नियत कार्य की एक अनुबंधात्मक पद्धति थी। तो राजस्व नियत कार्य की एक अनुबंधात्मक पद्धति होती थी इजारा। दिल्ली सल्तनत में राज्य एवं प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ होता है, तो राज्य और प्रशासन के संदर्भ में जो मुक्ति था उसका अर्थ था भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है, उसका धारक। तो जो इक्ता को रखता था उसका धारक क्या कहलाता था, मुक्ति कहलाता था। भूमि का अभिहस्तांकन जिसे इक्ता कहा गया है उसका धारक क्या होता था, मुक्ति होता था। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत इक्ता एक क्षेत्रीय आवंटन था और इसका धारण करने वाला मुक्ता कहलाता था, जो कि देय भूमि कर के अतिरिक्त किसानों पर कोई दबाव नहीं रखता था। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो इक्ता व्यवस्था होती थी उसको धारण करने वाला मुक्ता या मुक्ति कहलाता था, और उसको जो देय भूमि होती थी उसके अतिरिक्त वह किसानों से कोई भी दबाव नहीं डाल सकता, उनसे कोई कर नहीं ले सकता, ये इसमें नियम बनाए गए थे। उसको विशेष अधिकार तो प्राप्त थे, लेकिन ये नहीं कि कुछ और पैसे ले ले वो किसानों से। प्रथम मुस्लिम या सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी थी, तो ये है कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा दोआब की आर्थिक क्षमता समझी गई थी। दूसरे आते हैं हमारे मोहम्मद बिन तुगलक, इसलिए इसने क्या किया था, दोआब में कर वृद्धि कर दी थी। तो दोआब की आर्थिक क्षमता को किसने समझा है, इल्तुतमिश ने समझा है। कि सुल्तान ने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया था आवंटन। प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन नगद वेतन के बदले इक्ता व्यवस्था का आवंटन बंद कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इनके समय, इल्तुतमिश के समय पैसे नहीं थे, तो इसलिए इन्हें क्या बोला कि तुम एक काम करो, भूमि ले लो और वेतन हम दे नहीं सकते तो भूमि ले लो तुम इक्ता के बदले। तो इनका शासन चल गया, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आए तो इनके पास भूमि नहीं थी, राजस्व कहाँ से प्राप्त करें, तो इन्हें इक्ता व्यवस्था का आवंटन था वह बंद कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने।
इक्ता को किसने वंशानुगत बना दिया था? तो ये फिरोजशाह तुगलक है, वंशानुगत बना दिया था इक्ता को। और सामंत व्यवस्था जो है वो भी फिरोजशाह तुगलक ने ही रेगुलर या वंशानुगत बनाई थी। राजस्व संबंधी नियम उपनियमों में सुधार करने का श्रेय सर्वप्रथम किस तुर्की शासक को जाता है? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। राजस्व के जितने भी नियम हैं उपनियम हैं इनको सुधार करने का श्रेय किस तुर्की सुल्तान को जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। राजस्व के मामले में पूर्ण रुचि लेने वाला सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी हैं। राजस्व के मामले में पूर्ण रुचि लेने वाला सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। पूरी रुचि लेता था अलाउद्दीन खिलजी। क्या राजस्व है, कैसा है? तो राजस्व के मामले में रुचि लेने वाला सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक क्या था? अलाउद्दीन की जो आर्थिक सुधार थे क्यों किए गए थे? तो एक शक्तिशाली सेना का निर्वाह करने के लिए इसने आर्थिक सुधार किए थे। अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए इसने क्या किए थे? आर्थिक सुधार किए थे। अब भैया किसी को पैसा चाहिए, क्यों चाहिए है? पहली बात तो उनको शक्तिशाली सेना बनानी है। दूसरी अपने जो राजस्व महत्वाकांक्षा मतलब साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करना है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक आदेशों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वो सैन्य शक्ति या शक्तिशाली सेना रखना इसका मुख्य आर्थिक आदेश था। अलाउद्दीन खिलजी का जो आर्थिक आदेश था उसका उद्देश्य था शक्तिशाली सेना रखना। भूमि के माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्पा उपज का आकलन सबसे पहले किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया है। जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इनके द्वारा भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया गया, कितना भू राजस्व लिया जाएगा, और प्रति बिस्पा उपज का आकलन सबसे पहले किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने भूमि की पैमाइश की थी और अनुमान के आधार पर सर्वप्रथम भूमि कर लगाया था? तो ये कौन है? अलाउद्दीन खिलजी हैं। पहले भूमि की माप करवाई और जैसी जैसी भूमि थी उसके अकॉर्डिंग कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था के विषय में सही क्या है? तो यह राजा द्वारा कृषकों से सीधे कर वसूली की जाती थी। ये बीच में इन्होंने बिचौलियों का काम ही खत्म कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो राजस्व व्यवस्था थी वह कैसी थी? राजा द्वारा सीधे कर वसूली की जाती थी। किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे छोटे किसान से लेकर ग्रामीण बिचौलिया वर्ग तक सब पर भूमि कर की एक समान दरें लागू कर दी थी? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। इसने क्या किया था? जितने भी छोटे किसान थे उनको और जो ग्रामीण बिचौलिए थे जो कभी कर नहीं देते थे उनको भी सब पर एक भूमि का एक समान कर लगा दिया था। तो ये कौन है? अलाउद्दीन खिलजी हैं। किस शासक ने मिल्क और इनाम भूमि के अनुदान को रद्द कर दिया था? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। तो मिली हुई भूमि है वो रखो यहाँ और जो इनाम भूमि है वो भी यहाँ रखो। दोनों को रद्द किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। तो मिल्क और जो इनाम भूमि है उसके अनुदान को रद्द किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने भू राजस्व को बढ़ाकर आधा कर दिया था? आधा कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी। इसने भू राजस्व को बढ़ाया फिर उसको आधा कर दिया, हाफ। तो ये कौन है? अलाउद्दीन खिलजी हैं। उसने बोला कि हम तुमसे 200 रुपये लेंगे तो तुम डर जाओगे, नहीं 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 नहीं। फिर उसने बोला कि चलो ठीक है 200 नहीं तो आधे दे दो, 100 रुपये। तो अलाउद्दीन खिलजी है जिसने भू राजस्व को पहले बढ़ाया फिर उसको आधा कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने मालगुजारी का कितना हक पेश किया था? तो यह उपज के आधे भाग के रूप में। तो मालगुजारी कितनी ली जाती थी? 1/2 या आधी ली जाती थी। 50% उपज के आधार पर ली गई है। तो मालगुजारी कितना हक पेश करती थी? उपज के आधे भाग पर। भू राजस्व की दरें कितनी ये किसने राजकाल में सबसे ज्यादा थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तो भू राजस्व की दरें सबसे ज्यादा किसके काल में थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे ज्यादा थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की उगाही किस आधार पर की थी? जो भू राजस्व है उसकी उगाही किस पर की गई थी? माप के आधार पर। जितनी तुम्हारी माप होगी उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या देना पड़ेगा? राजस्व देना पड़ेगा। तो भू राजस्व की जो उगाही है कैसे की गई है? माप के आधार पर की गई है। सुल्तान ने आदेश दिया वह जो भी पैदा करते हैं उनकी नपाई प्रति बिस्वा पैदा हुई फसलों के हिसाब से की जानी चाहिए। सबको बिना किसी भेदभाव के उसका आधा जमा करना चाहिए। किस सुल्तान ने जमीन की नपाई को फसल के मूल्यांकन का आधार बनाया था? तो ये कौन है? अलाउद्दीन खिलजी हैं। तो ये किस सुल्तान का आदेश दिया था या किसने दिया था कि वह जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति वेशा पैदा हुई फसलों के हिसाब से की जानी चाहिए। उसको सबको बिना किसी भेदभाव के उसका आधा जमा करना चाहिए। किस सुल्तान ने जमीन की नपाई को फसल के मूल्यांकन का आधार बनाया था? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। जितनी उपज होगी आप तो भैया उसका आधा किसको दे दो? राजा को दे दो। तुम्हारी जैसे भूमि हो उपज है
अच्छी उपज हुई तो हमें कोई मतलब नहीं, खराब उपज हुई है तो हमें मतलब नहीं, आधा तो हमें राजा को देना होगा। ये अलाउद्दीन खिलजी के रूल थे। अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व एवं इजारा के संदर्भ में सत्य बताइए। तो भू राजस्व और इजारा में सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की मांग का कुल उत्पादन के आधे तक बढ़ा दिया था, तो ये सही है। जो राजस्व है उसकी मांग का कुल उत्पादन के आधे तक बढ़ाया था, तो ये सही बन, मतलब 50% ये राजस्व लेता था। बाजार मूल्य को एक नीचे के स्तर तक सीमित करने के लिए अनाज की बड़ी मात्रा में आवक आवश्यक थी, आवश्यक था, तो ये भी सही है। तो इसने क्या किया, मतलब जो एमएसपी होती है ना, उसको किसने लागू किया है, सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया है। तो भू राजस्व एवं इजारे के संबंध में अलाउद्दीन की जो नीति थी, तो इसने भू राजस्व की मांग का कुल उत्पादन के आधे भाग तक बढ़ा दिया था। बाजार मूल्यों को एक नीचे के स्तर तक सीमित रखने के लिए बाजारों की बड़ी मात्रा में आवक आवश्यकता थी, जिस कारण से किस कारण से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों के कष्ट बढ़ गए थे, तो अनेक प्रकार के करों के बोझ के कारण। तो अब तुम 50% ले रहे हो, अभी तक भैया 1/8 दे रहे हैं, 1/2 दे रहे हैं, 1/5 दे रहे हैं, अब इनको कितना देना पड़ रहा है, सीधा देना पड़ता था कितना, 50%। तो जो किसान थे वह अनेक प्रकार के करों के बोझ के कारण कष्ट में थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से कर लगाए थे, तो इन्हें खराज लगाया था, घरी लगाया था, चराई लगाया था। घर में रहना है तो घरी दो, पशुओं को चराई करवानी है चराई दो, और खराज तो दो ही। किस सुल्तान द्वारा खालिसा क्षेत्र में भूमि की माप के स्थान पर बटाई प्रथा को जारी किया गया था, तो यह है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। जो खालिसा भूमि है, इसकी भूमि की माप के स्थान पर बटाई प्रथा को लागू किया गया था अलाउद्दीन, नहीं, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। देखो अभी अलाउद्दीन अलाउद्दीन पढ़ा, लेकिन अभी कौन आ गए हैं, गयासुद्दीन तुगलक। मतलब खालसा भूमि गई, माप के आधार पर नहीं मिलेगी, बटाई के आधार पर मिलेगी। अलाउद्दीन की कृषि व्यवस्था में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा कौन से परिवर्तन किए गए थे, तो अलाउद्दीन ने बहुत सारे परिवर्तन किए थे, इसमें भी कुछ परिवर्तन किए हैं किसने, गयासुद्दीन ने। तो इसने क्या किया था, उसने किसानों का बोझ कम करने के लिए हुक्म ए मशाहत या माप के स्थान पर हुक्म ए हासिल फसल बटाई को अपनाया था। तो अब ये क्या थी, तो पहले इन्होंने बंटवारा करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो बोझ के नीचे दब गए थे हुक्म ए मशाहत में, लेकिन इसने हुक्म ए मजाहत के स्थान पर हुक्म ए हासिल लेकर आए, जो कि फसलों की बटाई को अपनाया था। गयासुद्दीन ने ग्राम प्रमुखों को साधारण किसानों के स्तर पर लाने के लिए अलाउद्दीन के सिद्धांतों में विश्वास नहीं किया था, उनकी उपलब्धियों को बहाल किया था। गयासिन तुगलक ने क्या किया था, जो गांव के प्रमुख हैं उनको साधारण किसान के स्तर पर लाने के लिए अलाउद्दीन के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया था, इनकी उपलब्धियां या परिलब्धियों को बहाल किया था, उसने परिलब्धियां जो हैं उनको बहाल कर दिया था। अलाउद्दीन ने क्या किया था, चाहे बड़ा किसान हो, छोटा किसान हो या फिर प्रमुख हो, सबको कर देना पड़ेगा, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने क्या कर दिया, परिलब्धियों को बहाल कर दिया। इसने खेती और चराई कर को निर्धारित करके छूट प्रदान की थी, घरी कर था, चराई कर था, खेती कर था, इसने इसको क्या कर दी थी, इसमें थोड़ी थोड़ी छूट दे दी थी, मतलब क्या बोलते हैं, सब्सिडी वगैरह दे दी होंगी। दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जिसने भूमि की माप की व्यवस्था वापस ली थी और गल्ला बटाई व्यवस्था को अपनाया था, तो वो बटाई व्यवस्था हमारे गयासुद्दीन तुगलक ने प्रारंभ की है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भूमि की माप की व्यवस्था वापस ली थी और गल्ला बटाई व्यवस्था अपनाई थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। ग्रामीण बिचौलियों को गयासुद्दीन तुगलक द्वारा की गई रियासत के संबंध में सही क्या हो जाएगा, इसने उनकी भूमि को कर मुक्त कर दिया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो ग्रामीण बिचौलिए थे उनके लिए रियासत के संबंध में क्या नियम बनाए थे, इसने उनको भूमि कर से मुक्त कर दिया था। भैया वो बिचौलिए हैं, भूमि नहीं है तो भूमि कर से उनको मुक्त कर दिया था। उनकी भूमि को क्या कर दिया था, कर मुक्त कर दिया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया था कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व बनवाए 10 या बनवाए 11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने बोला था कि हर साल नियम नहीं बदलेंगे हम, एक वर्ष में भू राजस्व बनवाए 10 या बनवाए 11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी, गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा कुछ कृषि उपाय अपनाए गए थे, वो दिखने हैं हमें। गयासुद्दीन इन्होंने गांव के प्रधान और मुखियाओं को उनके अनुलाभों की वापसी ले ली थी। सरकार द्वारा मांग के आधार हुक्म ये हासिल या पैदावार के अनुरूप होना, यह फसलों के नुकसान को समाविष्ट करने के लिए समुचित प्रावधान था।
अलाउद्दीन द्वारा निर्धारित किए गए जो भू राजस्व के दर थे उसमें भारी कटौती की थी और उसको कुल पैदावार के छठे भाग तक ही ले आए थे। मोहम्मद तुगलक के खिलाफ में दोआब की बढ़ी हुई बगावत का कौन सा कारण था? तो ग्रामीण इलाकों में कर वृद्धि। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसके खिलाफ दोआब में हुई जो बड़ी बगावत थी उसका मुख्य कारण क्या था? ग्रामीण इलाकों में कर वृद्धि कर दी गई थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राजरोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृषि कर क्या कहलाते थे? तो इन्हें कहा जाता था अरबाब कहलाते थे। तो जब फिरोज शाह तुगलक का राजरोहण हुआ तो उस समय उसने कृषि उपकरों को समाप्त किया था, उन्हें कहा गया था अरबाब। किसने किसानों के ऊपर से अधिकाधिक कष्टकारी करों को हटा दिया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। रोज रोज क्यों कष्टकारी करों को सैनाम हटा देते हैं एक बार? तो जो किसान है उनके ऊपर से अधिकाधिक कष्टकारी करों को हटा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने उपज का बनवाय 10 भू राजस्व के रूप में किस भूमि से वसूल किया था? तो ये थी उशरी भूमि से। उशरी भूमि जो ऊपर उछली उछली भूमि थी ना, उछल उछल के बाहर आ रही थी कि हम भी आएंगे हम भी आएंगे। तो वन वाय 10 भू राजस्व के रूप में किससे वसूला था? तो जो उछल रहे थे तो उसी भूमि से इसको वसूला था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हिशामुद्दीन जुनैदी द्वारा अकालित दिल्ली सल्तनत का कुल जमा क्या था? तो यह 6 करोड़ 85 लाख टंका। तो फिरोज शाह तुगलक का जो वजीर था उसका क्या नाम था? हिशामुद्दीन जुनैदी था। उसके द्वारा अकालित दिल्ली सल्तनत का कुल जमा कितना था? दिल्ली में इसने खुद ही जमा करवाया था वो कितना था? 6 करोड़ 85 लाख टंका। इकलात एक प्रकार की हुंडी जिसकी सहायता से राजकीय सिपाही राज्य के राजस्व अधिकारी से अपना वेतन प्राप्त करने में सामर्थ्य था। इसकी प्रथा किसने चलाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने चलाई थी। तो इकलात इकलात एक प्रकार की हुंडी होती थी जिसकी सहायता से राजकीय सिपाही राज्य के भू राजस्व से अपना वेतन प्राप्त कर सकता। हुंडी लेके जाएगा और बोलेगा इसमें पैसे डालो। तो ये क्या होती है? इकलात एक प्रकार की हुंडी होती थी, उसका नाम हुंडी था। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह प्रथा प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर हमारा जो अर्थव्यवस्था का वेतन मतलब राजस्व वगैरह हो गया वो अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो गई। अब आती है इसकी संबंधी बाजार व्यवस्था। अलाउद्दीन की स्पेशली पढ़ी जाती है बाजार व्यवस्था। अच्छा काम किया था इसने बाजारों के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बाजारों को सबसे अच्छे से नियंत्रण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था? तो सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट करना। तो जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था प्रारंभ की थी आर्थिक अधिनियमों के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन चाहता था कि उसके जो सैनिक हैं वह सीमित वेतन में भी संतुष्ट रहें। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी ने मुख्य उद्देश्य क्या बताया था? तो एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण। जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी क्यों नियंत्रण की गई थी? क्योंकि उसमें क्या ना हो, लूटपाट ना हो, लोग मनमानी वसूली ना करे, बिचौलिए ना आए। तो भूमि पर भू राजस्व भी इनने लगाया था बहुत सारा, है ना। वैसे ही बाजार व्यवस्था को नियंत्रण करने की जो प्रणाली थी वह अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और बर्नी ने कहा था कि इसका मुख्य उद्देश्य है जो विशाल स्थायी सेना रखी है उसका भरण पोषण करना। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी कौन था? तो ये हो जाएगा शहनाई मंडी। शान बना के रखता था मंडी की। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी था शहनाई मंडी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार का अधीक्षक किसे नियुक्त किया था? तो इसका नाम हो जाएगा मलिक कबूल। कबूल करो भैया तुम अधीक्षक हो। तो उसने बोला कबूल है कबूल है कबूल है, मलिक कबूल कबूल। तो बाजार का अधीक्षक कौन होता था? मलिक कबूल होता था। सबसे कबूल करवाता फिरता था, तुमने बेईमानी नहीं की ना, कबूल करो भगवान को साक्षी मानकर। तो मलिक कबूल। कौन सा अधिकारी है जो कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था से जुड़ा हुआ है? तो शहनाई मंडी, वरीदे मंडी और मुन्हियन मुन्हियन। तो ये क्या हो जाएंगे? बाजार व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो शहनाई मंडी मतलब बाजार का नियंत्रण करता था। वरीदे मुंडी नहीं, मुंडी नहीं मंडी। तो ये वरीद था मतलब गुप्तचर था मंडी का, तो ये भी हो जाएगा। और मुन्हियान, इनको मुन्हियान मुन्नी मुन्नी को ढूंढता रहता होगा हैरानी से मुन्हियान। तो तीनों ही क्या हो जाएंगे? बाजार व्यवस्था से संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी के अधिकारी। अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम किससे संबंधित है?
सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से। जो गल्ला बाजार का अधिनियम था, पहला अधिनियम था, इसका संबंध था सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने के लिए। एक ने बोल दिए रेट, वही रहेगी, तो भाव वही रहेगा, भाव निश्चित करते थे। सराय ए अदल किस प्रकार का बाजार था? तो यह सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था। सराह ए अदल किस प्रकार का बाजार था? तो यह सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था। सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार को क्या कहा गया है? सराह ए अदल कहा गया है। किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो मध्यकालीन शासक है, इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सबको वितरण करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की है अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में मूल्यों पर नियंत्रण किसने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। तो मूल्यों पर नियंत्रण लगाए थे किसने? तो ये मूल सबके निर्धारित किए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको निर्धारित किया गया था। मूल्यों का निर्धारण, नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? तो कम खर्च पर विशाल सेना को रखना, मतलब जो स्थायी सेना थी उसका भरण पोषण करना इसका मुख्य उद्देश्य था बाजार नियंत्रण का। अलाउद्दीन के शासनकाल में मुद्रा वृद्धि का कारण क्या था? जो मूल वृद्धि की थी इनने, क्यों की थी? तो मंगोल आक्रमण हो रहे थे इनके यहाँ पर। तो अलाउद्दीन के समय में मूल वृद्धि का मुख्य कारण था महंगाई बढ़ गई थी, क्योंकि मंगोल आक्रमण हो रहे थे। सल्तनत कालीन भू व्यवस्था कृषि देखेंगे हम। सल्तनत कालीन जो भूमि व्यवस्था थी, कृषि थी, वो कैसी थी? सल्तनत काल में राज्य की भूमि कितने भागों में विभक्त थी? 4 भागों में बांटा गया। 4 दिशाओं में एक एक भूमि को बांट दिया। तो भूमि को 4 भागों में बांटा गया था सल्तनत काल में। सल्तनत कालीन भूमि का वर्गीकरण कैसे किया था? तो 4 भागों में बांटा था। पहले आती है वह भूमि जो व्यक्तियों को दान के रूप में दी जाती थी, उसे लगान मुक्त भूमि कहा गया है। मतलब हमने तुम्हें दान दे दी, हम उस पर लगान नहीं ले सकते। वह भूमि जो मुक्तियों और प्रांत बलियों के अधिकार में आती थी, इसको लगान देना पड़ता था, लगान युक्त होती थी। ये प्रांत में जो मुक्ति होती थी उनको मिलती थी, और प्रांत के जो बली होते थे उनको मिलती थी। वह भूमि जो अधीनस्थ हिंदू राजाओं के अधीनस्थ या आधिपत्य में थी, उसे वो भी लगान युक्त होती थी। मतलब हिंदू राजा हैं, उनके पास जो भूमि होगी उस पर भी लगान लगता था। फिर आती है खालसा भूमि, जो केंद्रीय सरकार या फिर सुल्तान की भूमि मानी जाती थी, वह लगान युक्त होती थी, मतलब इसको भी लगान देना होता था। तो देखो 4 प्रकार की भूमि होती है। पहली आती है ऐसी भूमि जो दान में देती है, उस पर लगान नहीं दी, सिर्फ एक ही भूमि है जिस पर लगान नहीं लिया जाएगा। अब दूसरी भूमि जो मुक्ति या फिर जो प्रांत बली होते हैं उनको दी जाती है, उस पर भी लगान लगता है। अब कुछ भूमि ऐसी थी जो हिंदू राजाओं के पास थी, उनके आधिपत्य में थी, उनको भी लगान देना पड़ता था। खालसा भूमि ये केंद्र सरकार के और जो सुल्तान है उसकी भूमि में कहलाती थी, और इसको भी लगान देना होता था। राज्य की आय के लिए रक्षित भूमि को किस नाम से पुकारा गया था? जो राज्य है उसकी आय के लिए जो भूमि रखी गई थी रक्षित करके, उसे खालसा भूमि कहा जाता था। इसको भी कर देना होता था, और जो सरकार है, सुल्तान है, उसके अंडर में ये आती थी खालसा भूमि। उस भूमि को किस नाम से जाना गया जिसे सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था? खालसा भूमि। जितना आएगा तो एक सुल्तान खुद लेगा, और इसमें से कुछ राजस्व या फिर लगान देता था अलग से। तो सुल्तान का प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त होता था खालसा भूमि से। इजारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो खालसा भूमि में ये प्रारंभ हुआ था। इजारा, जरा जरा हमारा इन्हीं की भूमि है सुल्तान की, तो बोलेगा जरा जरा व्यवस्था कर दो यहाँ से। तो जो इजारा व्यवस्था का प्रचलन है सबसे पहले खालसा भूमि में प्रारंभ किया गया था। जागीर के लिए आरक्षित भूमि क्या कहलाती थी? जैसे महल ए पैवाकी कहा जाता था। महल ए पैवाकी कहा गया है। जागीर के लिए जो आरक्षित भूमि होती थी, जागीर है तुम्हारी, उसको आरक्षित रखो, तो ये है महाल ए पैवाकी कहलाती थी। ऐसी भूमि क्या कहलाती थी? महाल ए पैवाकी कहलाती थी। उशरी भूमि के स्वामी क्या होते थे? तो तुर्की मुस्लिम थे ये। उशरी भूमि की मतलब इस पर 1/10 भाग का राजस्व लेना पड़ता था ना उशरी भूमि पर। तो उशरी भूमि के जो स्वामी होते थे वह कौन थे? तुर्की मुसलमान थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किस कारण से कृषि कर्म अधिक प्रभावित हुआ था? तो करों की अधिकता के कारण। तो जब इनने कर बढ़ा दिए, उपज इतनी हो नहीं रही है, तो बेचारे क्या करेंगे? कृषि काम को छोड़ देंगे, प्रभावित होगा तो कृषि काम। अलाउद्दीन के समय में जो कृषि कर्म है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, क्योंकि करों की वृद्धि अधिक हो गई थी।
दीवाने कोही के रूप में विख्यात जो कृषि विभाग है किससे संबंधित है, मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध है। तो ये जो दीवाने कोही है ये क्या है, कृषि विभाग है, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। तुगलक के समय पे अकाल पड़ा था। दीवाने कोही ने क्या किया था, इसने कुछ ऋण वगैरह दिए थे उनको, है ना, पहले से तकाफी ऋण वगैरह दीवाने कोही के द्वारा दिए गए थे, इसलिए इसने विभाग बनाया था, कृषि विभाग। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया था। इसका मुख्य कार्य क्या था, तो यह परती भूमि को कृषि योग्य बनाता था। जो खाली भूमि डली हुई है परती है तो उसको कृषि योग्य बनाने का काम कौन करता था, दीवाने कोही करता था। किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक विभाग बनाया। इसका मुख्य कार्य था ये पट्टी भूमि है उसकी कृषि योग्य उसको बनाएगा। दिल्ली के सुल्तानों में से किसी दिल्ली के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकापी बांटी जिससे संधर कहा गया है, सोनधर कहा गया है। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक, देखा उन्होंने बोला था तकापी ऋण किसने दिया था, ये दीवाने कोही ने दिया था। तो दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए निर्धनों के लिए तकापी बांटी थी। इसे क्या कहा गया था, सोनधन कहा गया, सोनधर, सोनधन, ऐसा जो तुम्हारी ये सोन नहीं देगा, ऐसा धन ऋण दिया था तो सोन नहीं देगा, कृषि में लगा के रखेगा, सोनधर कहा गया है इसको। सुंदर होगा, पहले से मिल गया ना सोनधर। सोनधर शब्द का प्रयोग किसानों के लिए दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय किया गया था, तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक के समय। दीवाने को ही विभाग बनाया था जो कि क्या करता था, तकापी ऋण देता था, पहले ऋण देता था किसानों के लिए, जिसे क्या कहा गया है, सोनधर कहा गया है। किसके समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किसके काल में तकापी ऋण की पहचान हुई है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय तकापी ऋण दिए जाते थे। किस दिल्ली सल्तनत में सुल्तान ने साम्य वर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने साम्य वर्तन, तुम भी वर्तन, साम्य वर्तन की जो पद्धति है उसका अनुमोदन किसने किया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा साम्य वर्तन पद्धति का अनुमोदन किया गया है। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों की सहायतार्थ अकाल संहिता तैयार की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक। अकालग्रस्त लोगों के लिए सहायता के लिए अकाल संहिता को लागू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। खेती के सुधार के लिए दीवाने अमीर ए कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विभाग था अमीर ए दीवाने अमीर ए कोही, कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको प्रारंभ किया था। सल्तनतकालीन भारत में किन फसलों की खेती नहीं की जाती थी, तो सल्तनत में मक्का और आलू नहीं उगाए जाते थे, क्योंकि आलू को खा के आलू जैसे हो जाते, मक्का को मक्का खा नहीं सकते थे, मक्का मदीना की पूजा करते थे, दोनों खेती सल्तनत काल में नहीं होती। और ये सिर्फ जोक था, इसको भैया हमें कोई कमेंट करके मत बोल देना कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि मुस्लिम ये नहीं खा सकते, तो ये सिर्फ जोक था। कृषि नहीं की जाती थी किसकी, आलू की और मक्का की नहीं करते थे। अब आती है सिंचाई व्यवस्था। सिंचाई के लिए तो भैया नहरें आएंगी। तो सबसे पहली सिंचाई व्यवस्था में दिल्ली सल्तनत में सुल्तान कौन से थे जिसने नहर प्रणाली का जनक कहा जाता है, तो यह है गयासुद्दीन तुगलक। पानी कहाँ गया, नहरों में गया, किसने बोला, गयासुद्दीन तुगलक ने बोला। तो नहर प्रणाली का जनक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने राज्य की सहायता से नहर सिंचाई व्यवस्था को प्रारंभ किया था, वो गयासुद्दीन तुगलक। इसने देख लिया कि भैया अकाल पड़ रहे हैं, क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं है, सिंपल सी बात है। तो राज्य की सहायता के लिए नहर को प्रारंभ किया था, नहर सिंचाई व्यवस्था प्रारंभ की थी किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। सिंचाई के लिए अनेक नहरें किसने बनवाई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। शुरुआत की है गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन बहुत सारी बनवा दी फिरोज शाह तुगलक ने। तो सिंचाई के लिए अधिक नहरें बनवाई थी तो फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल में किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसने इतनी सारी नहरें बनवाई थी, कैसे बनवाएगा, कर लगाएगा। तो सिंचाई कर किसके द्वारा लिया गया है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिया गया है। किस सुल्तान ने हक ए शर्व नाम का सिंचाई कर लिया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने नहरें बनवाई थी, उसके लिए फिर क्या लिया इनने, कर लिया, जैसे क्या कहा गया, हक ए सर्व कहा गया। और ये किसने लागू किया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लागू किया गया था। सर्व किस पर लगाया जाता था, तो सिंचाई पर लगाया जाता था। हकी सर्व या जो सर्व है वह एक प्रकार का कर होता था जो कि सिंचाई पर लगता था। फिरोज द्वारा सिंचाई की व्यवस्था में सर्वप्रथम लाभ किस क्षेत्र में हुआ था, पंजाब क्षेत्र में। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो सिंचाई व्यवस्था की गई थी उसमें बहुत सारी नहरें बनाई गई थी, सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ, पंजाब को हुआ।
अपने समय की सबसे लंबी नहर अभी भी उदाहरण है, जो उत्तर भारत के लिए सबसे अधिक लाभप्रद है। इसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो अपने समय की सबसे बड़ी नहर बनवाई थी, जो अभी भी चल रही है, उत्तर भारत में है, किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। 18वीं सदी के पूर्व पंजाब में नहरों का एक विकसित जाल के निर्माता कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक है। तो 18वीं शताब्दी में जो पूर्वी पंजाब है वहां पर नहरें विकसित की गई थी, तो उसके निर्माणकर्ता कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। अब आता है तकनीकी और व्यापार। तो जो सल्तनत काल की तकनीक है, व्यापार है, हम उसको देखें। कौन सी वस्त्र सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित कई तकनीकें भारत में मध्यकाल में तुर्कों द्वारा प्रथम बार अपनाई गई थी, वो कौन सी थी? तो वो हो जाएगी चरखा और जल संधार। सूती वस्त्र उद्योग में जो तकनीक थी मध्यकाल भारत में तुर्कों द्वारा पहली बार अपनाई गई थी, तो वो कौन सी थी? चरखा थी। तुर्कों ने सबसे पहले चलाया था चरखा, है ना। फिर और संधार, संधार इसमें जल की धार, संधार नहीं है, जल संधार, जल संधार, उसमें जल की भूमि डालते गए थे एक धार बना के। तो चरखा और जल संधार हो जाएंगी, जो कि सूती वस्त्र उद्योग में मध्यकाल में तुर्कों द्वारा प्रारंभ की गई थी। वस्त्र उद्योग में कौन सी एक तकनीक है जो तुर्कों द्वारा भारत में प्रारंभ की गई थी? चरखा। कौन लेकर आए थे? तुर्की लेकर आए थे। सोचो, तुर्क नहीं होते तो चरखा नहीं होता। तो तुर्कों द्वारा प्रारंभ किया गया जो वस्त्र उद्योग में तकनीक थी, प्रारंभ की गई थी सबसे पहले चरखा। दिल्ली सल्तनत के समय पानी खींचने के लिए अन्य साधनों में सक्रिय राहट की भिन्नता का प्रमुख लक्षण किसका प्रयोग किया गया था? इनके द्वारा गियर तंत्र का प्रयोग किया गया था। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा मध्यकालीन भारत है, जब तुर्क नहीं आए थे, दिल्ली सल्तनत नहीं चल रहा था, प्राचीन भारत था, तो सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? या पानी खींचने के लिए रहट का प्रयोग किया जाता था। अब रहट की भिन्नता के अलावा जो दिल्ली सल्तनत है, इनके द्वारा गियर तंत्र का प्रयोग किया गया था। थोड़ा गियर था लेकिन काम करता था, तो गियर तंत्र का प्रयोग किया गया था। भारत में कौन सी शताब्दी में गियर यंत्रावली का प्रवेश हुआ था? तो ये है 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में जो गियर यंत्रावली है, गियर तंत्र है, उसको लाया गया था भारत में। सल्तनत कालीन भारत में उत्पादित कपड़ों के प्रकार क्या थे? जो सल्तनत काल में कपड़े चलते थे उसमें क्या थे? पहले आते हैं कमीना, महीन, सिरपाश, सिरी बाफ्त और सलाहरी। कमीना, कमीना, महीन, किरपाश, सिरी बाफ्त और सलाहरी, ये क्या थे? कपड़ों के प्रकार थे। मध्यकाल में पिंजड़ शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? रुई धुनाई के लिए किया जाता था। तो भैया तुम्हारे एक पंजे आएंगे और रुई को क्या करेंगे? रुई की धुनाई कर देंगे। तो पिंजड़ शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है मध्यकाल में? तो रुई धुनाई की कमान के लिए किया गया है। दिल्ली सल्तनत काल में नद्दफ शब्द का तात्पर्य किससे है? तो ये है धुनिया से, जो रुई धुनाई करने वाला था। तो नद्दफ, ये दबेगा नहीं, दम नहीं घुटेगा इसका, और रुई का इतना बड़ा ढेर लग जाएगा लेकिन दफ नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? नद्दफ। इसका संबंध किससे है? तो धुनिया से है, जो रुई धुनने वाला व्यक्ति होता था। नदफ, रुई में पूरी उड़ जाएगी लेकिन दफ नहीं होगा रुई में, नदफ, धुनिया। भारत में कागज निर्माण और उस पर लेखन के विषय में सही बताइए। भारत में कागज पर लिखी गई सबसे पुरानी पांडुलिपि 1223 से 1224 में थी, जो गुजरात में प्राप्त हुई थी। भारत में परंपरागत कागज निर्माण बहुत निम्न कोटि का था। इसमें सुधार केवल तब संभव हुआ जब तुर्कों द्वारा 13वीं शताब्दी में लाई गई तकनीकों का प्रयोग किया गया। तो ये भी सही है। तो जो कागज निर्माण व्यवस्था है भारत में, तो उसका सबसे पहले जो कागज पर लिखी गई पुरानी पांडुलिपि है वह 1223 से 1224 की मानी जाती है। और कहाँ से प्राप्त हुई है? गुजरात से प्राप्त हुई है। भारत में जो परंपरागत कागज निर्माण व्यवस्था थी वह बहुत ही निम्न कोटि का था, मतलब बहुत पतला सा था। इसमें सुधार कब हुआ है? जब तुर्क आए ना 13वीं शताब्दी में, तो उन कुछ तकनीक लेकर आए, उससे नया कागज बनाया गया जो कि अच्छी कोटि का होता था। मध्यकालीन भारत में लौह तकनीक के विषय में सही कथन क्या हो जाएगा? तो मध्यकालीन में जो लौह तकनीक है उसमें मध्यकालीन भारत में पेंच का निर्माण लोहे की कील पर तार के एक टुकड़े का टंका लगाकर किया जाता था। तो मध्यकालीन भारत में पेंच का निर्माण, पेंच बनाना है तो लोहे की एक कील पर तार का एक टुकड़ा लगाकर टंका लगाया जाता था, तो पेंच बन जाता था। भारत
भारतीयों को खराद के काम की तकनीक मालूम नहीं थी। खराद कैसे की जाती है उसके काम की तकनीक भारतीयों को मालूम नहीं थी। और पेंच कैसे बनाते थे? लोहे की कील पर तार का एक टुकड़ा लगा के टाँका लगा देते थे। मार्को पोलो किसके आयत पर भारतीय धन में एक बड़े भाग की बर्बादी अपव्यय पर दुख प्रकट करता है? तो ये अश्व के आयत पर। तो जो मार्को पोलो है वह किसके आयत पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी पर दुख प्रकट करता था? तो अश्व का आयत करते थे। तो उस समय हमारे यहाँ घोड़े अच्छे नहीं होते थे भारत में, है ना, तो अच्छे घोड़ों के लिए बाहर से मंगाना पड़ता था, आयात करते थे। तो ये मार्को पोलो बोल रहा था कि हमारे यहाँ पे इतने सारे घोड़े हैं, इतने सारे घोड़े हैं, क्यों धन खर्च कर रहे हो, क्यों धन बर्बाद कर रहे हो? तो अश्वों के आयत पर इसने दुख प्रकट किया है। किसने? मार्को पोलो ने। भारत में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। निर्यात जो दास हैं वो भारत से निर्यात किए जाते थे अलग अलग देशों में। फिरोज शाह तुगलक को दास रखने का बहुत शौक था, दास कम पड़ रहे थे, तो इसने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यवसायिक पाठ्यक्रम को लागू किया था? फिरोज शाह तुगलक। जैसे मोदी जी अभी लेकर आया ना व्यवसायीकरण शिक्षा का, वैसे ही शिक्षा में व्यवसायिक जो पाठ्यक्रम है उसको लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि उनको वो चीजें सिखाना जो उनको बनना है। तो व्यवसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। अब आता है इससे संबंधित विविध। अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों का सही कथन क्या है? तो इसने जागीरों में समस्त भू राजस्व मुफ्त भूमि को जब्त कर लिया था। तो ये सही है, जितने भी राजस्व से मुक्त भूमि थी उसको अपने अंडर में ले लिया था, जब्त कर लिया था, ये सही है। अपनी सेना में दाग और चेहरे को लागू किया था। तो मतलब हुलियाकरण और दाग पद्धति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। शराब की सार्वजनिक बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी। सही है, तो हर घर में भट्टियां बन गई थी शराब की, देसी शराब बनने लगी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सही है, जिसने जागीर की जो समस्त राजस्व मुक्त भूमि थी उसको जब्त कर लिया था। अपनी सेना में दाग और चेहरे को लागू किया था। शराब की सार्वजनिक बिक्री पर पाबंदी लगाई थी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी था। तो भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होगा ग्राम में, वो कौन था? चौधरी होता था। दिल्ली सल्तनत काल में किस्मत एक खेती क्या थी? तो किस्मत एक खेती है, वह ग्राम के मुखिया द्वारा कृषकों से संग्रहित उपकर होता था। दिल्ली सल्तनत में जो किस्मत ए खेती थी ये क्या होती थी? तो ग्राम के मुखिया द्वारा कृषकों से संग्रहित उपकर होता था। किस्मत से जितना मिल गया किसानों से उपकर, तो ये क्या था? मुखिया द्वारा वसूला गया किसानों से उपकर होता था, जैसे किस्मती खेती कहा गया था। दिल्ली सल्तनत काल में खराज क्या था? खराज ये होता था हिंदू जमींदारों से एकत्रित किया गया भूमि। जैसे उश होता था ना, ये मुस्लिम अमीरों से लिया जाता था, वैसे जो खराज होता था वह हिंदू जमींदारों से एकत्रित किया गया भूमि कर था। बटाई गल्ला बख्शी अर्थात भौली के नाम से पहचानी जाने वाली भू राजस्व आकलन विधि वस्तुतः ऐसी पद्धति थी जो फसल बंटवारे को नियत करती थी। यह किस आधार पर होती थी? कुल पैदावार के आधार पर। तो बटाई गल्ला बख्शी और जो भौली थी वह भू राजस्व आकलन की विधि थी और ऐसी पद्धति थी जो फसल बटाई को नियत करती थी उसके पैदावार के आधार पर। कुल पैदावार होगी उसके आधार पर इसको बनाया जाता था। 13वीं शताब्दी में फवाजिल शब्द का अभिप्राय क्या है? जो 13वीं शताब्दी में फवाजिल है, इस शब्द को राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व था। 13वीं शताब्दी में जो फवाजिल शब्द है इसका अभिप्राय है राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व। अलग से मिलता था फवाजिल। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल कहाँ पे आविष्कृत हुआ है? भारत में हुआ है। अमीर खुसरो ने कहा था यहाँ पे खेल खेला जाता है जिसे शतरंज कहा जाता है, भारत में। सल्तनत काल में शरीयत द्वारा किस कर की अनुमति नहीं दी गई थी? तो इनके द्वारा विवाह कर की अनुमति नहीं दी गई थी। शरीयत में विवाह कर नहीं लिया जाता लेकिन फिर भी ये ले रहे थे। अब आते हैं आर्थिक शब्दावली। ओके, अब बाब हमने देखा था ये क्या था? अतिरिक्त कर होता था जिसको खत्म कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिर आता है खिदमती का संबंध किससे है? अधीनस्थ भारतीय राजाओं से प्राप्त कर को क्या कहा जाता था? खिदमती कहा जाता। मतलब तुम्हारी खिदमत में हम लेकर आए हैं कुछ अनाज, राजा बोलते थे, तो उसको क्या कहा गया? खिदमती। इजारा ये लगान वसूली में ठेकेदारी की प्रथा थी। क्या कहा जाती थी? इजारा। तो ये लगान वसूल करना तो उसमें ठेके दिए जाते थे, ठेकेदारी प्रथा को कहा जाता है इजारी। बटाई गल्ला बख्शी
भूली, किस्मती गल्ला, ये सब क्या थी? फसल में सरकारी हिस्से के निर्धारण की पद्धति। फसल में सरकार का कितना हिस्सा बनेगा, उसके निर्धारण की पद्धति क्या थी? बटाई, गल्ला, बख्शी, भूली, किस्मती गल्ला। मुफ्ताई, नश्क, कनकबूत, ये क्या है? तो लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणालियां हैं। मुक्ताई, नस्क, कनककूत, कनकूत, ये क्या है? लगान निर्धारण की मिश्रित पद्धतियां थी। सोन क्या था? सोनधार भी इसको कहा जाता है ना। सोनधार तकापी क्या होता है? ऋण का एक प्रकार है। गज ए सिकंदरी, सिकंदर लोदी द्वारा प्रचलित भूमि की पैमाइश वाला गज क्या कहलाता है? गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी सिकंदर लोदी के द्वारा भूमि की पैमाइश करने वाला एक गज था। घड़ी, यह अलाउद्दीन द्वारा प्रचलित घर मकान पर लगने वाले कर थे। घड़ी कर क्या कहलाते थे? अलाउद्दीन द्वारा प्रचलित मकान घर पर लगने वाले कर हैं। चराई, अलाउद्दीन द्वारा प्रचलित पालतू पशु चारागाहों पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? चराई कर कहलाता है। चराई कर कौन सा था? जो अलाउद्दीन द्वारा प्रचलित पालतू और पशुओं पर चारागाहों पर लगने वाला कर था। मिल्क, मिल्क का अर्थ क्या होता था? संपत्ति। तो जिसको ज़्यादा संपत्ति होगी उसके पास वो मिल्क भी आता होगा, तो मिल्क संपत्ति। इनाम या इदरारत, इसको वृत्तियां कहा जाता था। इनाम या जो इदरारत है ये इसको क्या कहा जाता था? वृत्तियां कहा जाता था। वक्फ, यह धर्मस्थ निधि होती थी। धर्म की निधि होती है ना, धर्मस्थ निधि को क्या कहा जाता? वक्फ कहा जाता था। इक्ता, अक्ता क्या थे? वह भूमि थी जिसकी आय सेना के सरदारों को सेना रखने और उनका उचित प्रबंधन रखने के लिए दी जाती थी या हस्तांतरित की जाती थी। क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था या अक्ता कहा जाता था। इक्ता या अक्ता जो प्रथा है या जो आय है वह एक ऐसी भूमि की आय होती थी जिसे सेना के सरदार को सेना रखने और उचित प्रबंधन रखने के लिए दी जाती थी या हस्तांतरित की जाती थी। नेक्स्ट आता है खिदमती, यह निश्चित कर था। खिदमती का अर्थ क्या था? यह एक निश्चित कर होता था जो कि सबको देना पड़ता था खिदमत करने के लिए, है ना। खिदमती एक निश्चित कर होता था। हक ए सर्व का अर्थ क्या होता है? तो यह जल कर होता था या सिंचाई कर, है ना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सिंचाई कर से संबंधित है। हक सर्व, हक सर्व का अर्थ है जल कर या सिंचाई कर से। किस्मात का अर्थ क्या हो जाएगा? कृषि संबंधी उपकार हैं ये। किस्मात का अर्थ है मतलब किसान से रिलेटेड हो गया। किसान की जो हेल्प करेगा तो उसके उपकर ही करते हैं, तो किसान संबंधी उपकर क्या हो जाएंगे? किस्मत हो जाते हैं। उसलूब, उसलूब का अर्थ है अधिनियम। उसलूब मतलब हमें ये उसूल मानना पड़ेगा, तो उसूल तो हम बोलने लगे हैं लेकिन पहले उसका सही शब्द क्या था? उसूल था। तो यह अधिनियम होते हैं। उर्श पढ़ा है हमने, मुसलमानों को दिया जाने वाला भूमि कर होता था। मुसलमानों से लिया जाने वाला, वो नहीं, मुसलमानों से लिया जाता था। उपज का 1/10 या 1/20 भाग लिया जाता था। तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था। ये अपन की मतलब जिनकी उपज होती थी उनका 1/10 या 1/20 भाग देते थे। नेक्स्ट आते हैं खराज। खराज का अर्थ होता है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर जो कि उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक होता था। खराज क्या होता था? यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जो मुसलमान नहीं है उनसे लिया जाने वाला भूमि कर होता था। उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक लेते थे। नेक्स्ट आते हैं खम्स। यह लड़ाई में हासिल किया जाने वाला लूट का माल। इस्लामी कानून के अनुसार लूट के माल का 1/5 भाग शाही खजाने में तथा शेष भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। उसे क्या कहा जाता था? खम्स कहा जाता था। खम्स, लड़ाई में हासिल किया लूट का माल। इस्लामी कानून के अनुसार लूट का 1/5 शाही खजाने में जाता था और जो बचा हुआ रहता था वह सैनिकों में बांट दिया जाता था। फिर आते हैं जक़ात। जक़ात होता है मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है जो कि वही 2 और आधा 2.5 देना पड़ता था। ज़कात कितना दिया जाता था? मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर है जो 2.5% तक लेते थे। फिर आते हैं जजिया। ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था जजिया। आमिर, इतलाकी का संबंध किससे था? वह भूमि जिसका प्रबंधन सुल्तान अपने द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों से करवाता था। वह क्या होती है? इकलाती, मतलब इकलौती जमीन थी इसके पास, सुल्तान के पास, जिसको वो खुद के द्वारा नियुक्त किए हुए कर्मचारियों से ही उसकी देखभाल करवाता था। नेक्स्ट आता है इकरार, इदरार, इदरार, यह विद्वान और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता थी। इदरार,
इदरात का अर्थ क्या था, जो विद्वानों और जो धार्मिक लोग हैं उनको दी जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या कहा जाता था, इदरात कहा जाता था। कारकुन भूमि कर का हिसाब किताब रखने वाला लिपिक होता था। कारकुन मतलब एक एक कागज पर एक एक चीज लिखेगा, तुम्हारे सारे करनामे लिखेगा। कारकुन कौन होता था, भूमि कर का हिसाब किताब रखने वाला लिपिक। खालसा भूमि वह भूमि होती थी जिसका प्रबंधन सुल्तान की ओर से होता था तथा जिससे होने वाली आय केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित रखी जाती थी, उन्हें क्या कहा जाता था, खालसा कहा जाता था। खालसा ऐसी भूमि होती थी जिसका प्रबंधन सुल्तान अपनी ओर से केंद्रीय सरकार के लिए करवाता था और उससे जो आय होती थी वह केंद्रीय सरकार ही सुरक्षित रखती थी। फिर आते हैं जिम्मी। जजिया कर अदा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जिम्मी कहा जाता था। जो व्यक्ति जजिया कर दे रहा है मतलब गैर मुस्लिम, तो जजिया कर देने वाले को क्या कहा जाता है, जिम्मी कहा गया है। जीतल, ये तो भैया सिक्का है ना, तांबे का सिक्का होता था। एक तौले से वन बाय थ्री फोर है ना, एक बटे एक सही 3/4 जो तौले होंगे ना उसका सिक्के, तांबे का सिक्का होता था जीतल। तो जीतल कितना होता था, एक तौले से एक सही 3/2 तौले का तांबे का सिक्का होता था। टका, यह मुख्य मुद्रा की इकाई होती थी जो एक तौले सोने या चांदी की होती थी। टंका किसको कहा जाता था, मुख्य मुद्रा चल रही थी उस समय और यह एक तौला सोना या चांदी की हो सकती थी। दिनार, सोने का एक सिक्का जो लगभग 96 जौ के बराबर होता था। दिनार क्या होता था, सोने का सिक्का होता था जो कि 96 जौ का बराबर होता था। फिर आते हैं फवाजिल या फाजिल, यह अधिशेष भू राजस्व है। तो फाजिल फिजूल में डली है, तो अधिशेष भू राजस्व फाजिल या फवाजिल कहलाती थी। बंजारा क्या होते थे, तो जो घुमक्कड़ अनाज व्यापारी थे, करवानियान थे, उन्हें क्या कहा जाता है, बंजारा कहा जाता था। बंजारा अर्थात क्या, घुमक्कड़, अन्य व्यापारी, कारवानियान ये बंजारे थे। वलाहर यह साधारण किसान थे। वलाहर कौन थे, बल से मतलब काम करते थे, साधारण किसान होते थे। मफरूज, यह संभवतः वह जमीन जो किलों की सेना के खर्च के लिए नियत कर दी जाती थी, उन्हें क्या कहा जाता था, मफरूज कहा जाता था। सामान्यतः जमीन जो किलों की सेना के खर्च के लिए, जो सेना खर्च करने वाली है, किलों की जो सेना होगी वो जो खर्च करेगी उसकी नियत राशि को क्या कहा जाता था, मफरूज का। मतलब इसको मफरूज मफरूज करके रखना पड़ता होगा ना, कि भाई खर्च ना हो जाए वरना सेना ही नहीं बचेगी इनके पास। तो मफरूज रखने वाली एक कीमत जो कि सैनिकों के लिए रखी जाती थी। मसाहत, मसाहत का संबंध किसे है, भूमि की पैदाइश से है। नहीं, पैदाइश नहीं, पैमाइश से है। जो भूमि की पैमाइश है, कितनी भूमि है, तो इसको क्या कहा जाता था, मशाहत कहा जाता था। बस बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है उनको नापने के लिए, तो मशाहत। नेक्स्ट आते हैं मुतशरीफे। मुशरीफे, हम मुशरीफे हैं। गांव में किसानों से भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी क्या होता था, मुतशरीफे होता था। मतलब शरीफ दिखता था लेकिन भैया मांगने जाता था, मुस्तरीफे। तो भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी। मुस्तरीफे ममालिक, यह राज्य का लेखाकार होता था। महालेखाकार है जो राज्य की आय पर नियंत्रण रखता था। मुशरिफे, मुशरिफे ममालिक, मुशरिफ ममालिक ये क्या था, मा महालेखाकार है राज्य का, राज्य की आय व्यय का नियंत्रण कर रहा है। नेक्स्ट आता है मुस्तोफी, मुफ्त में करेगा हिसाब किताब। तो राज्य के हिसाब किताब की जांच कौन करता था, मुस्तोफी करता था। अपने बंदूक रखता था पिस्तौल और करता था मुस्तोफी, राज्य के हिसाब किताब की जांच करने वाला अधिकारी। फिर आता है अमलाक। अमलाक या मिल्क भूमि वह होती थी जिसे धर्म संबंधी या अन्य दान कार्यों के लिए प्रदान किया जाता था और वह पिता से पुत्र को पहुंचती रहती थी, उसे क्या कहा जाता था, अमलाक कहा गया है। तो अमलाक मिल्क वह भूमि होती थी जिसे धर्म संबंधी या अन्य दान कार्यों के लिए प्रदान किया जाता था, यह पिता से पुत्रों को पहुंचती रहती थी। सल्तनत कालीन कारखाने, तो सल्तनत के जो कारखाने बताए गए हैं वो देखेंगे हम, है ना। रतीबी कारखाने और गैर रतीबी कारखाने, है ना। रतीबी में आते हैं शमा खाना, ये रोशनी आदि का प्रबंधन करेंगे, मतलब शमा बनाएंगे, तो ये रतीबी कारखाने हो जाएंगे। और जामदार खाना, यह वस्त्र से संबंधित थे, तो जहाँ पर ज्यादा जमाव लग जाएगा औरतों का तो वो क्या होंगे, वस्त्र ही होंगे। सेल लग जाती है तो कैसे जाती हैं औरतें, जमाव लगा देती है ना। तो जामदार खाना अर्थात वस्त्रों से संबंधित, जाम दारू पीने वाला नहीं है, ये जाम लगा देंगी,
वस्त्र उत्पन्न, मतलब चांदनी चौक चले जाओ, किसी भी गली में चले जाओ, जहाँ पे ज़्यादा कपड़े होंगे वहाँ जाम लगा होगा। आवदार खाना, यह जल के प्रबंधन से संबंधित थे। तो आवदार खाना का संबंध क्या हो जाएगा? आव, अच्छा, दो आव सुना है आपने? तो बस दो आव मतलब दो नदियों की भूमि, बीच की वाली भूमि थी, तो उसमें क्या है, आव का मतलब हो जाएगा आवदार खाने से जल के प्रबंधन से संबंधित है। फरसाना खाना मतलब फर्श के कालीन इत्यादि से संबंधित है। तो फर्श के जो कालीन होते हैं, फर्शन फर्शा फर्श खाना मतलब फर्श पे जो बिछाया जाता है, तो फर्श के कालीन इत्यादि संबंधी है ये। पील खाना, गजशाला संबंधित है। पील खाना, पीला पीला पुता रहता होगा इनका, गज पीले कपड़े पहनता था। पील खाना अर्थात गजशाला। अलम खाना मतलब पताकाओं, शाही ध्वज से संबंधित है। अलम खाना क्या हो जाएगा? अलम खाने का मतलब हो जाएगा पताकाओं, शाही ध्वज से संबंधित खाना। पायगाह, यह अश्वखाना था। तो पाहगाह का संबंध कैसे हो जाएगा? पायगाह अश्वशाला से संबंधित है। जराद खाना मतलब अस्त्र शस्त्र से संबंधित था। जराद खाने का अर्थ क्या हो जाएगा? अस्त्र शस्त्र से संबंधित, मतलब ज्यादा अर्थ। अस्त्र से को तो याद ही नहीं आना। जराद खाना सब कुछ डराने वराने के लिए, जरा यहाँ दिखाना तुम्हारा अस्त्र। जराद खाने का अर्थ हो जाएगा अर्थ शस्त्र से संबंधित। मतखब, रसोई, मत खा भैया इतना ज्यादा, तो मतखब रसोई खाने से संबंधित हो जाएगा। रिकाब खाना, तो यह घोड़ों की जीन से संबंधित है। तो ये रकाब खाना मतलब क्या है? इनके लिए एक क्या है, रकाब, नकाब बनाया जाता होगा, है ना? जमीन नहीं याद हो रहा, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। रिकाब खाने का अर्थ क्या हो जाएगा? घोड़ों की जीन से संबंधी खाना। सग खाना, सगे कौन होते हैं? कुत्ते होते हैं भैया आजकल के ज़माने में। तो सग खाना मतलब सगों का खाना, कुत्तों के रखने का स्थान सग खाना कहलाता था। सिलह खाना अर्थात अस्त्र शस्त्र का भंडार, जहाँ पर एक जरा खाना था, तो जर खाना का अर्थात अस्त्र शस्त्र से संबंधित वो भी था जगह। और ये भी क्या हो जाएगा? सिला खाना अस्त्र शस्त्र से कपड़े सिले जाएंगे। देखो, जर खाना था अस्त्र शस्त्र से संबंधित, वैसे ही ये था सिलह खाना, मतलब सिपा सालार जो होंगे ना, उनके लिए था अस्त्र शस्त्र का भंडार। सुतुर खाना, ऊंटों के रखने का स्थान क्या कहलाता था? सुतुर खाना। शुतुरमुर्ग नहीं होते, शुतुरमुर्ग की मुंडी भी ऐसी होती है, और जो ऊंट होते हैं उनकी मुंडी भी ऐसी होती है, बस इसलिए का सुतुर खाना मतलब ऊंटों के रखने का स्थान। जवाहर खाना, रत्नों से संबंधित है। जवाहरात रखे रहते थे, जवाहर खाना रत्नों से संबंधित खाना। तशदार खाना मतलब हाथ मुंह धुलने के सामान से संबंधित था। तश खाना मतलब अपने हाथ पैर अच्छे से तैयार, साफ करके तैयार होना, तो हाथ पैर धोने के, हाथ मुंह धोने के लिए जो सामान से संबंधित स्थान था, उसकी क्या कहा जाता था? तशदार खाना कहा जाता था। इनको हम, आप चाहें तो फिर से रिवाइज कर सकते हैं, है ना, पीछे जाकर वीडियो में, क्योंकि यदि मैं करूँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सल्तनत कालीन सिक्के कौन से होते थे? किस सुल्तान ने अपने सिक्कों के पृष्ठ भाग पर कलिमा का जो कलिमा है उसका संस्कृत अनुवाद हवांकमिक मोहम्मद अवतारहा का उल्लेख करवाया था? तो ये है भैया मोहम्मद गजनबी। गजनबी ने बोला था भैया गाज गिरेगी यदि हमारी कलमा नहीं खुदवाई सिक्कों पर। तो सिक्कों पर कलमा किसने खुदवाई थी? वो भी संस्कृत में, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू पढ़े, तो मोहम्मद गजनबी के द्वारा ये करवाया गया था। वह मुसलमान विजेता कौन था जिसने हिंदू देवी वाले सिक्के चलाए थे? तो मोहम्मद गौरी है। इसको पता था कि यदि इनके सिक्के चलवाए गए तो भैया हिंदू बहुत मारेंगे, तो इनने हिंदू देवी देवताओं के सिक्के चलवा दिए। लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के चलवाए थे मोहम्मद गौरी ने, लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के चलवाए थे। सल्तनत की दो प्रमुख मुद्राएं कौन सी थी? टंका और चीतल। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, सल्तनत की दो प्रमुख मुद्रा हैं टंका और चीतल। टंका और चीतल। और ये देखो इल्तुतमिश ने अच्छा पॉइंट ही, सल्तनत कालीन दो प्रमुख सिक्के जिसमें टंका और चीतल आता है, तो ये इल्तुतमिश से संबंधित है। इल्तुतमिश इसको प्रचलित करवाया था। 172.8 ग्रेन विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग भार माप पर दिया है। चांदी की टक्की का प्रचलन किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। टका मतलब चांदी का, तांबे का मतलब पीतल का चीतल होता था, पीतल का चीतल, चांदी का टका, दोनों इल्तुतमिश ने चलवाए थे। और 172.8 ग्रेन का होता था चांदी का टंका।
सल्तनत काल में सिक्के टंका, शशगनी शशगनी और जीतल किन धातु के बने होते थे? टंका और जो शशगनी है ये चांदी के बने थे और जो जीतल था वह तांबे का बना होता था, या पीतल इसे तांबा। टंका पर टकशाला का नाम अंकित कराने वाला जो परंपरा है वह किसने प्रारंभ की है? इल्तुतमिश ने की है। तो टंका पर टकशाल का नाम लिखवाने की जो परंपरा है वह इल्तुतमिश ने स्टार्ट की है। इल्तुतमिश जारी किए गए सिक्के का नाम क्या था जो कि तांबे का बना था? तांबे का सिक्का जीतल कहलाता था। इल्तुतमिश ने इसको प्रारंभ किया था। दिल्ली सल्तनत में एक चांदी का टका कितने जीतल के बराबर होता था? यदि आप 48 जीतल लाओगे तो एक चांदी का सिक्का मिलेगा। 48 तांबे का सिक्का और एक चांदी का। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिक्कों पर सर्वप्रथम अरबी में लेख लिखवाए थे? तो इल्तुतमिश के द्वारा अरबी में लेख लिखवाए गए थे और जो टकसाल है उसका नाम भी लिखवाया गया था। किस तुर्की शासक ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे? तो ये इल्तुतमिश है, क्योंकि उसको बेचारे को उर्दू या अरबी ही आती थी और कुछ तो आता नहीं था। अरबी आती थी, उर्दू भी नहीं आती थी, तो इल्तुतमिश है जिसको अरबी आती थी और अरबी के ये सिक्के चलवाए थे। किस सुल्तान ने सिक्कों पर सबसे पहले अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम लिखवाया? तो ये इल्तुतमिश है। मुस्कुराते हुए नाम लिखवा दिया क्योंकि इसको आजाद दुखा दिया था, तो बस इसने अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसीर का जो नाम है वह किसने छपवाया था? इल्तुतमिश के द्वारा छपवाया गया था। किस सुल्तान के सिक्कों पर हजरत दहली, जरव अल सुल्तान, अदल सुल्तान, अल सुल्तान आदि अंकित है? तो ये इल्तुतमिश के सिक्कों पर। तो जो इल्तुतमिश के सिक्के हैं उस पर हजरत दहली, जरव अल सुल्तान, अदल सुल्तान, अल सुल्तान के नाम अंकित हैं इल्तुतमिश के सिक्कों पर। किस सल्तनत के अंतर्गत प्रचलित सिक्के कौन से हैं? तो टंका, जीतल और दोगनी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो सिक्के चलाए गए थे उसमें आता है टंका और जीतल। ये दोनों किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने चलवाए थे और दोगनी भी यही दिल्ली में ये प्रचलित था। इल्तुतमिश ने अपने किस उत्तराधिकारी का नाम चांदी के टके पर अंकित करवाया था? तो इनकी फेवरेट थी कौन? रजिया सुल्तान। मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी चुन के गए थे और किनको बनाया था? रजिया सुल्तान को बनाया था। कौन है ये? इल्तुतमिश है। इन्होंने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान का नाम चांदी के टके पर अंकित करवाया था इल्तुतमिश के द्वारा। बलबन के विषय में सत्य बताइए। बलबन ने दिव्यांगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित कराए थे, तो ये सही है क्योंकि जो दिव्यांगत खलीफा थे उनके लिए सिक्के इनने चलवाए थे, उनका नाम लिखा था उसमें। बगदाद खलीफा का अंत मुस्लिम सत्ता की महत्तम क्षति थी, तो ये भी सही है कि तो भैया बगदाद में खलीफा का अंत हो गया था, उससे क्या होती जो मुस्लिम सत्ता है उसकी महानता को क्षति पहुंची थी, क्योंकि ये तो क्या करते थे, इनको खलीफा भिजाते थे, स्वीकृति देते थे, पत्र भिजाते थे। अब वो ही नहीं रहेंगे तो महिमा कौन करेगा? अपने सिक्कों पर किसने अपना लेख द्वितीय सिकंदर लिखवाया था? मतलब अपना उल्लेख, लेख नहीं उल्लेख लिखवाया था, जिसको द्वितीय सिकंदर सिकंदर सानी कहा गया है। तो ये कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। द्वितीय सिकंदर किसे कहा गया है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया है और अपने सिक्कों पर इसका उल्लेख करवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम था? तो ये है मोहम्मद मंसूर शाह। मंशा तो नहीं थी इनकी लिखवाने की, लेकिन मंजूर नहीं था इनको, लेकिन अब अंतिम से लिखवाना पड़ा, तो मंशूद, मंशा नहीं थी इनकी। तो अपने सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम किसने लिखवाया था? अलाउद्दीन मंसूर शाह ने लिखवाया था। किस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा था और अपने सिक्कों पर खिलाफतुल्लाह शब्द अंकित करवाया था? तो ये हो जाएंगे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, खलीफा ने आपके लिए तालियां बजवाई हैं। तो ईश्वर का प्रतिनिधि और अपने सिक्कों पर खलीफा तो लाह लिखवाया था, ये कौन है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। देखो खुद को सिकंदर, द्वितीय सिकंदर लिखवाया है, तो ये हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। अंतिम खलीफा का नाम लिखवाया है ये मंसूर शाह, और खुद का ईश्वर का प्रतिनिधि या खलीफतुल्लाह लिखवाया है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के द्वारा। तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या किए थे? चांदी के सिक्के बंद करवा दिए थे और तांबे के सिक्के उनके बराबर चलवाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, इसकी योजना थी लेकिन विफल रही थी।
दिल्ली के सुल्तान में से किसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी? वही हमारा अला मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने कुछ कुछ योजनाएं बनाई थी, वो असफल रही थी। इसमें सांकेतिक मुद्रा भी इनकी एक योजना के अंतर्गत आती है। मोहम्मद तुगलक द्वारा जारी किए गए सांकेतिक मुद्रा की योजना कब लागू की गई थी? तो 1329 से 1330 तक, 1329 से 30 तक क्या चलाया गया था? सांकेतिक मुद्रा की योजना लागू की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल सिद्ध हुआ था? क्योंकि व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई होने लगी थी, क्योंकि तांबा तो भैया मार्केट में था, इनने चांदी के बराबर कर दिया तांबा, तो भैया बस तांबे के सिक्के चलने लगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था वह क्यों विफल हुआ था? क्योंकि व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई होने लगी थी। कब स्टार्ट की थी? 1329 से 1330 के बीच में इसको प्रारंभ किया था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी किए गए सांकेतिक मुद्रा के संबंध में कथन बताइए। तो बर्नी के अनुसार इन सांकेतिक सिक्कों के लिए जो धातु इस्तेमाल की जाती थी वह तांबा था। तो ये सही है, जो सांकेतिक मुद्रा बनी थी वह किसकी बनी थी? तांबे की बनी थी। किसने बोला है? बर्नी ने खुद बोला है। फरिश्ता का कहना है कि वह कांस्य या पीतल होती। तो भैया ये फरिश्ता आके बोले कि नहीं नहीं भैया, फरिश्ता तांबा नहीं थी, कांसा और पीतल थी। कांसा होती या पीतल थी। द्वितीय सिक्के पर सिर्फ अरबी में लिखा गया है, जबकि इन सांकेतिक सिक्कों पर फारसी में भी लिखा था। तो ये सही है कि जो दूसरे सिक्के थे उनमें सिर्फ अरबी में लिखा था, जबकि जो सांकेतिक मुद्रा थी इसमें सिर्फ फारसी में लिखा था, और फारसी बहुत लोगों को आती थी। तो बर्नी ने क्या कहा है कि सांकेतिक मुद्रा में तांबा था। फरिश्ता ने कहा है कि कांसा या पीतल था। दूसरे सिक्कों में अरबी लिखी होती थी, लेकिन जो सांकेतिक मुद्रा थी उस पर फारसी लिखी थी। फारसी में भी थी, सिर्फ लिखी नहीं थी, फारसी में भी थी ये। मोहम्मद बिन तुगलक के किस सिक्कों की मुद्रा का प्रचलन किया था? तो इसने तांबा या कांसे की मुद्राएं चलाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी वह तांबा या कांसे की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा मुद्रा चलाई गई इसी के समय इब्न बतूता है ना, इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक जो स्वर्ण मुद्रा है उसका प्रचलन किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। जो दीनार है वो सोने की मुद्रा होती थी, और इसका प्रचलन किसने करवाया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया है। ये इब्न बतूता ने कहा है। क्योंकि क्यों कहेगा ये इब्न बतूता? क्योंकि वह इनका महिमा मंडन कर रहा है। किस सुल्तान ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली जिल्ली अल्लाह लिखा है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है। भैया वहां से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, अल्लाह हमें क्यों जलील कर रहे हो बेटा? अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह जो अंकित कराया है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अंकित कराया गया है। किस राजवंश के सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया है? तो ये है तुगलक वंश। खलीफा के नायब के रूप में, मतलब खलीफा के नायब हैं ये, और अपना सिक्कों पर नाम अंकित कराया है, तो तुगलक वंश के द्वारा ये कराया गया है। किस सुल्तान ने अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ फतेह खां का नाम अंकित कराया है, अपने को खलीफा का नायब पुकारा और सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया? तो ये कौन है? फिरोज तुगलक है। फिरोज तुगलक ने अपने नाम के साथ फतेह खान लगाया, तो फा से फतेह, फा से फिरोज, फतेह खान लगाया, खलीफा का नायब पुकारा और सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित कराया था। और खलीफा के नाम के साथ खुद का नाम मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसने भी ऐसे किया है, फतेह खान लगाया और नायब पोकर लाया है खुद को खलीफा का। और ये सब किसने किया? तुगलक वंश में ज्यादा किया था, इसमें फिरोज शाह तुगलक ने किया है। शशगनी सिक्का किसके राजकाल में प्रचलित हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। जो शशगनी सिक्का है वह फिरोज शाह तुगलक के समय पर प्रचलित हुआ था। शशगनी चांदी का एक छोटा टुकड़ा सिक्का था, छोटा सा था, जिसके जीतल के बराबर होता था। तो 6 जीतल के बराबर, कितने की? 6 जीतल के बराबर होता था एक शशगनी का सिक्का। अभी अपन ने 48 पढ़ा था ना, टक्का था। ओके देखो, 6 जीतल बराबर हो जाएगा एक शशगनी, है ना, और 48 जीतल एक हो जाएगा टक्का। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। 1414 से 21 तक रहा था। इसने सिक्कों पर किसका नाम खुदवाया था? तुगलक शासकों का। खिज्र खां है, इसने खुद का नाम नहीं छपवाया। तुगलक
जो शासक है उनका छपवाए, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि भाई हमारा नाम हो बदनाम, तुगलकों को करो ना। तो खिजर खान ने किसके सिक्के खुदवाए हैं? तुगलक शासकों के सिक्के ये चलवाए हैं। वह सुल्तान कौन था जिसने तैमूर और शाहरुख का नाम अपने सिक्कों पर चलवाया था? तो ये भैया खिजर खान ही हैं। इनने बोला कि भैया यदि हमने करवा दी तो हमारी खैर नहीं, सब बहुत ढूंढ ढूंढ के कूटेंगे हमें, तो तैमूर और शाहरुख के सिक्के चलवाए थे। मतलब शाहरुख खान का फैन था भैया, खिजर खान के द्वारा ये चलवाए गए हैं शाहरुख और तैमूर के नाम के सिक्के। बहलोली बहलोल लोधी द्वारा प्रचलित सिक्के कौन थे? बहलोली सिक्के थे। तो बहलोली सिक्के किसने चलवाए थे? बहलोल लोधी के द्वारा, और ये लोधी वंश का संस्थापक भी था। किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही थी? तो ये बहलोली मुद्रा है जो अकबर के समय तक चलती रही थी, इनका मन बहलाती रहती थी। बहलोली मुद्रा अकबर के समय तक चली है। अब आते हैं सांकेतिक मुद्रा, सिक्का, धातु और शासक। कौन सा सिक्का किसने चलाया है, किस धातु का बना था और कौन सा शासक था? पहले आते हैं गदहिया। ये खोटे सिक्के या तांबे का सिक्का होता था, गुजरात की वाणिज्यिक गतिविधियों में विशेष महत्वपूर्ण था। तो ये क्या हो गया? गधिया हो गया भैया, गधा है क्योंकि खोटा है सिक्का। गदहिया है मतलब खोटे चांदी के सिक्के, और तांबे का सिक्का खोटा चांदी या तांबे का सिक्का होता था, जो कि सिर्फ कहाँ चलता था? रात में चलता था। तो गुजरात की वाणिज्यिक गतिविधियों का विशेष महत्वपूर्ण था। फिर आते हैं दहलीवाल। तो दहली कैसी बनी? आप महाकाल आए हैं क्या कभी? तो महाकाल की जो मेन दहली है, मतलब वहां की जो चौखट है, वो कैसी बनी है? चांदी की बनी है। तो दहलीवाल जो है वह चांदी का सिक्का था। और तोमर, चौहान, गुलाम वंश के समय चल रहा था। तो तोमर, चौहान, गुलाम ये सब क्या हो जाएंगे? महाकाल के यहाँ आए हैं। तो इससे भी याद कर सकते हैं इनको, और इनके द्वारा ये सिक्का चलाया गया था। अब आती है टका। टका चांदी का था और इल्तुतमिश ने चलवाया है। जीतल भी तांबे का था और किसने चलवाया है? इल्तुतमिश ने चलवाया है। दीनार सोने का सिक्का था जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया है, और ये किसने कहा है? इब्न बतूता ने कहा है कि दीनार को मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, सोने का सिक्का है, इब्न बतूता ने कहा है। अदली अदला बदली कर ली, चांदी का सिक्का है, मोहम्मद बिन तुगलक ने के समय चला है, और इब्न बतूता ने बोला है कि दीनार सोने का था और अदली क्या थी? चांदी का सिक्का होता था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये चल रहे थे। दो गनी मतलब दो चीजें होंगी इसमें, चांदी और तांबे का मिश्रण था। दो गनी मतलब चांदी और तांबा मिश्रित किया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। देखो तीन मुद्राएं चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, दीनार, अदली बदली, अदली और ये दो गनी। तो दो गनी चांदी और तांबे की बनी है, और जो अदली है वो बनाई गई चांदी की, और दीनार सोने का था। चांदी पीतल क्या है? नहीं, चांदी तांबा है, पीतल नहीं है। देखो पीतल आ ही जाता है, लेकिन चांदी और तांबा है, दो गनी मिलाया गया था, मोहम्मद तुगलक ने चलाया है। शशगनी ये चांदी का सिक्का था और फिरोज तुगलक ने चलाया। फिरोज तुगलक ने भी तीन सिक्के चलाए हैं। अद्धा अद्धा ये भी चांदी और तांबे का मिश्रण था, फिरोज तुगलक ने चलाया है। और विश्क विक 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 गया, चांदी और तांबा मिश्रित है, और ये भी फिरोज तुगलक ने चलाया है। फिरोज तुगलक ने चलाए हैं तीन सिक्के। पहले आते हैं शशगनी, चांदी का सिक्का था, फिरोज तुगलक ने चलाया। अद्धा चांदी और तांबे का मिश्रण था, फिरोज तुगलक ने चलाया। विक चांदी और तांबे का मिश्रण था और फिरोज तुगलक के द्वारा ये चलाया गया है। बहलोली मुद्रा ये चांदी और तांबे का मिश्रण थी और बहलोल लोधी के द्वारा चलाई गई थी, अकबर तक चलती रही है ये। तो बहलोली मुद्रा यह चांदी और तांबे का मिश्रण थी, बहलोल लोधी के समय तक चली है। दिरहम चांदी का सिक्का था, अरबों के द्वारा चलाया गया था। दिरहम दिगम तो चांदी का सिक्का है और अरबों के द्वारा चलाया गया है। लारी ये चांदी का सिक्का था और भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह शहरों में यह लोकप्रिय था। तो भैया लोरी वगैरह नहीं आती, तो ये क्या है? लारी है। यह चांदी का सिक्का होता था, मध्य जो भारत है उसके पश्चिमी तट पर चलता था, बंदरगाह शहरों में ये प्रचलित था। अब आती है सल्तनत कालीन धार्मिक आस्था। तो सल्तनत कालीन जो धार्मिक आस्था थी वो देखते हैं। मुस्लिम ही होंगे यार, सब मुस्लिमों का है ही। मुस्लिम राजनीतिक विचारों का आधार क्या था? तो उनकी कुरान, हदीस और इज्मा। जो मुस्लिम राजनीतिक विचार थे वह किस पर आधारित थे? उनकी कुरान पर, हदीस पर और इज्मा पर। हदीस क्या होता था? तो यह एक इस्लामिक कानून है। हदीस का अर्थ क्या हो जाएगा? इस्लामिक कानून।
इस्लाम में शरीयत का संबंध किससे है? तो न्याय और कानून से संबंधित है शरीयत। इस्लाम में जो शरीयत है उसका संबंध है कानून और न्याय से। सल्तनत काल में दस्तर बंदान दस्तर बंदान कौन कहलाते थे? उलेमा कहलाते थे। सल्तनत काल में दस्तर बंदान का संबंध किससे है? उलेमा से है। दस्तर बंदान उलेमा। मुस्लिम विविध शरीयत की व्याख्या किस करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये उलेमा को है। मुस्लिम विविध शरीयत की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? विविध नहीं, विधि का। जो मुस्लिम की विधि होती है शरीयत की व्याख्या कौन कर सकता था? तो उलेमा कर सकते थे। उलेमा कौन थे? दस्तर बंदान थे। सल्तनत काल में धर्म विभाग का प्रधान कौन होता था? सद्र-ए सुदूर। ये काजिर कुजात के संबंधित है ना, वो ही है। तो धर्म विभाग का प्रधान होता था सद्र-ए उससे सुदूर, सद्र सुदूर। खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। तो दिल्ली में खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम शासक था इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम मंसूर किसको मिला था? मंसूर मिला था इल्तुतमिश को। मंसूर ये क्या होता था? मान्यता पत्र था, है ना। तो मंसूर किसको मिला था? इल्तुतमिश को मिला था। किस सुल्तान ने खलीफा से खिलअत प्राप्त की थी? तो ये है इल्तुतमिश। देखो 3 में आ सकते हैं। मान्यता पत्र प्राप्त किया है खलीफा से इल्तुतमिश ने, इसको मंसूर प्राप्त हुआ है इल्तुतमिश को, खलीफा से खिलअत प्राप्त हुई है इल्तुतमिश को। किस उद्देश्य से इल्तुतमिश ने खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त किए थे? तो सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के लिए। तो इल्तुतमिश है, इसने खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त किया था। किस उद्देश्य से किया था? क्योंकि उसको सत्ता पर मजबूत पकड़ प्राप्त हो सके कि हमें तो खलीफा ने मान्यता दी है। किस मुगल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? ये है हलाकू। तो बन गए डाकू। खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की ही हत्या कर दी थी। तो ये है मुगल नेता है जिसका नाम है हलाकू। किस सुल्तान ने कहा था कि मुझे सरा की चिंता नहीं है? तो ये कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। ये बोलते थे ना कि मैं ऐसा, मुझे नहीं पता शरीयत क्या है, मैं वो काम करता हूँ जो मेरी प्रजा के लिए अच्छा होता है। तो सरा की चिंता किसने नहीं की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज कार्यों में उलेमाओं का विरोध सबसे ज्यादा किसने किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उलेमाओं का सबसे ज्यादा विरोध किया गया है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित सही कथन बताइए। अलाउद्दीन ने प्रभुसत्ता के लिए अपने दावे सशक्त करने के लिए खलीफा के नाम की स्वीकृति को आवश्यक नहीं समझा था। तो ये सही है। दूसरा, अलाउद्दीन स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित करने के पीछे उद्देश्य मुख्यतः खलीफा को सम्मान देना नहीं था, अपितु सैद्धांतिक रूप से खलीफा की परंपरा को जीवित रखना था। तो ये भी सही है। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने चर्च को राज के अंतर्गत आने का साहस किया था। लाने का। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखो क्या क्या किया है। इन्हें प्रभुसत्ता के लिए दावे सशक्त करने के लिए खलीफा के नाम की स्वीकृति आवश्यक नहीं समझी थी। पहला सही है, खुद ही इतना दमदार था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित करने के पीछे उद्देश्य मुख्यतः खलीफा को सम्मान देना नहीं, अपितु सैद्धांतिक रूप से खिलाफत की परंपरा को जीवित रखना था। तो ये भी सही है। ये वो मान्यता दो नहीं दो, हम तो भैया परंपरा जीवित रखेंगे। तो ये भी सही है। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने चर्च को अपने राज्य के अंतर्गत लाने का साहस दिखाया था। उलमा के विरुद्ध प्रशासन की नीति किस सुल्तान ने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इनका सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जो कि उलमाओं की इच्छा का सम्मान नहीं करता था? अलाउद्दीन खिलजी। विरोध करेगा, उनकी बात नहीं मानेगा, ऐसा करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी। किसने खिलाफतुल्लाह अल्लाह खलीफतुल्लाह अल्लाह की उपाधि धारण की है? तो यह है मुबारक शाह खिलजी। खलीफतुल्लाह अल्लाह की उपाधि धारण की है मोहम्मद शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी हैं। खलीफा की सत्ता से इनकार करने वाला, सत्ता को ना मानने वाला, वो भी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी हैं। देखो
कर क्या रहा है भाई ये? देखो, पहले आता है खलीफतुल्लाह, अल्लाह की उपाधि धारण कर ली खुद ने, मुबारक शाह खिलजी ने। फिर बोला कि स्वयं खलीफा हैं हम। फिर हम खलीफा की सत्ता कोई नहीं मानते। तो ये तीनों काम किसने किए हैं? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के द्वारा ये काम किए गए हैं। दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? तो वो दिल्ली दूरस्थ, ये गयासुद्दीन तुगलक को दी गई थी। किसने? निजामुद्दीन औलिया जी ने दी थी। सल्तनत का वह सुल्तान जिसने अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु माना था, तो ये है गयासुद्दीन तुगलक। इन्हीं ने बोला था दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतवा नहीं पढ़वाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मतलब जब खुद सुल्तान बना तब भी खुतवा नहीं पढ़वाया, दूसरों से नहीं पढ़ा, खुद भी नहीं पढ़ा, और दुश्मनी कर ली निजामुद्दीन औलिया से, तो खुतवा नहीं पढ़वाया था। तो ये कौन हो जाएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। किस सुल्तान ने जैन संत जम्बू जी को भू अनुदान प्रदान किया था? तो जम्बू द्वीप दे दिया था। जैन संत थे, जम्बू जी को भू अनुदान दिया था मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब जैनों को मानता था, तो जैन संत जम्बू जी को भू अनुदान प्रदान किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। जैनों के साथ घनिष्ठ संबंध किसके साथ रहे हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के साथ रहे हैं। दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने होली के अवसर पर भाग लिया था? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। और बहुत सारे हिंदू त्योहार इसके द्वारा मनवाए गए थे। फिर जो नवरोज है वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा मनाना प्रारंभ किया था। इसने खुद होली मनाई थी, होली के उस समय भाग लिया था। उस जैन संत का नाम क्या था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? तो ये हैं जिन प्रभु सूरी। इनको इनमें जिन दिखा होगा, है ना, जिन प्रभु सूरी। ये कौन है? जैन संत हैं जिनके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था। सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतवे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे, लेकिन कौन सा सुल्तान इसमें अपवाद है? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। जो फिरोज शाह तुगलक है, इसके ने खुतवा खुदवाया, उसमें जितने भी इससे पहले के सुल्तान थे उनका नाम लिखा, लेकिन इसमें मिश्र का नाम लिखा था और उसी को ही संस्थापक माना था। तो कुतुबुद्दीन को संस्थापक नहीं माना और इसका नाम भी इसने नहीं लिखा था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली से बाहर स्थित मज़ारों पर जाने के लिए प्रतिबंध लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। इसने बोला क्यों रोज रोज जा रही हो मस्जिद मज़ार, घर पे बैठो। तो रोज या जो स्त्रियां थी उनको दिल्ली से बाहर मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया फिरोज शाह तुगलक ने। जिम्मी किसे कहा गया है? तो जजिया कर देने वालों को। जजिया कर देते कौन है? गैर मुस्लिम देते हैं, है ना, और उनको क्या कहा जाता है? जिम्मी कहा जाता है। अब आती है धार्मिक शब्दावलियां। पहले हदीस, यह मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित कहानियों का संग्रह है हदीस। हदीस क्या है? जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उनके जीवन कथनों का जो कहानी संग्रह है उसे हदीस कहा जाता है। सरा, यह शरीयत किसे कहा जाता है? तो इस्लामी जो विधान है, जो इस्लामी नियम वगैरह हैं, विधान है, उसे क्या कहा जाता है? सरा या शरीयत कहा जाता है। इसको नहीं माना था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इसको नहीं माना गया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सरा और शरीयत क्या है? इस्लामी विधान है। काजी कौन है? तो वही काजी उल कुजात, मतलब न्याय विभाग से संबंधित न्यायाधीश हैं जो मुकदमे का निर्णय सरा के अनुसार, सरा या जो शरीयत के अनुसार निर्णय देते हैं, वो न्यायाधीश काजी कहलाते हैं। खिलअत, खिलअत का संबंध है वह वस्त्र जो सुल्तानों की ओर से इनाम में दिए जाते थे। सुल्तान ने इनाम में दे दिए तो भाई खिल जा। तो खिलअत क्या होते थे? वह वस्त्र जो सुल्तानों की ओर से इनाम में दिए जाते थे, उन्हें खिलअत कहा गया है। खुतव, तो वह व्याख्यान जो ईद और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता था, उन्हें क्या कहा जाता है? खुतब कहा जाता है। तो खुदा आके सुनेगा ना भैया ईद के दिन, जुम्मे के लिए, तो नमाज के समय जो पढ़ा जाता होगा, नमाज के समय, उसे क्या कहा जाता होगा? खुतब कहा जाता है। जक़ात क्या होता है? तो मुसलमानों पर लगाए जाने वाला धार्मिक कर जो कि 2.5% लिया जाता था। तो जो जजिया कर गैर मुस्लिम से लिया जाता था, लेकिन जो जक़ात है वह मुस्लिमों से लिया जाता था और वो 2.5% देना पड़ता था उनको। लो जजिया भी आ गया। जजिया क्या था? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जिन्हें जिम्मियों से लिया जाता था। तो जजिया क्या है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है, जिम्मियों से लिया जाता था। जिम्मी किस देश पर विजय उपरांत जो भी प्रजा इस्लाम स्वीकार ना करती थी और जजिया देना स्वीकार कर लेती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? जिम्मी कहा जाता था।
तो विजय के उपरांत जो प्रजा होती थी, इसमें से कुछ लोग होते थे जो इस्लाम स्वीकार करते थे और कुछ होते थे जो इस्लाम नहीं स्वीकार करते थे और जजिया देने के लिए स्वीकार हो जाते थे कि हम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे, हम जजिया करते देंगे, तो उन्हें जिम्मी कहा गया है। तज़कीर, तज़कीर क्या होगा? एक प्रकार का धर्म उपदेश है। युद्ध आदि संकट के समय इसका विशेष महत्व होता था। मतलब आप देखो, इतने युद्ध हो गया, इतने सारे लोग मर गए, अब क्या बोलेंगे, किसको इसका दोषी बताएंगे? तो इन लोगों ने एक तरकीब निकाली, जिसे कहा गया है तरकीर। तरकीर कहा गया है, धार्मिक उपदेश था जो कि युद्ध के समय संकट में दिया जाता था, और ये महत्वपूर्ण होता, सबको सुननी पड़ेगी गीता जैसी। तफसीर, ये कुरान का अनुवाद या समीक्षा थी। तफसीर तो मतलब कुरान की तस्वीर, तफसीर क्या हो गया? कुरान का अनुवाद है। फतवा, किसी समस्या का सरा के अनुसार निर्णय, मुफ्ती का मत। क्या था? फतवा था। फतवा क्या है? तो किसी समस्या का सरा के अनुसार निर्णय लेना, मुफ्ती का मत क्या था? फतवा था। फिकह, इस्लामी धर्म नीति के ज्ञान को फिकह कहा गया है। तो फिकह, इस्लामी धर्म नीति के ज्ञान को फिकह कहा गया है। जो धर्म नीति थी उसके ज्ञान को क्या कहा गया? फिकह कहा गया है। फिक्र मत करो, धर्म नीति है तो इस्लामी धर्म नीति को फिकह कहा गया है। मिल्क, विद्वानों को या धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली भूमि जो वंशानुगत होती थी उसे मिल्क कहा गया है। तो मिल्क, विद्वानों, धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली भूमि को क्या कहा गया है? मिल्क कहा गया है, जो कि वंशानुगत होती थी। मुहतशिब, मुहतशिब यह समस्त गैर इस्लामी बातों को रोकने वाला अधिकारी होता था। तो मुहतशिब क्या था? जो गैर इस्लामी बातें हैं उनको रोकने वाला अधिकारी मुहतशिब होता था। वक्फ का अर्थ होता है वह धन संपत्ति, भूमि जो धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित कर दी जाती है, उन्हें क्या कहा गया है? वक्फ कहा गया है। तो वक्फ यह धन संपत्ति या भूमि होती थी जो धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित रहती थी। सदका, यह एक प्रकार का दान होता था, जैसे ईद का दान आदि धार्मिक कर क्या थे? सदका थे। मतलब लोग देने पड़ते थे, दान वगैरह है, तो एक प्रकार का दान है सदका। ईद का दान धार्मिक कर होते थे। फिर आते हैं सद, सद उद सुदूर की आदि धार्मिक न्याय और शिक्षा संबंधी कार्यों की देखरेख करने वाला होता था। सद क्या है? सद उद, सद उस सुदूर के अधीन धार्मिक न्याय और शिक्षा के संबंधी कार्य की देखभाल करने वाला होता था। देखभाल करने वाला। मंसूर, खलीफा द्वारा प्रदत्त मान्यता पत्र क्या है? मंसूर है, मतलब मंजूरी दे दी, खलीफा द्वारा प्रदत्त मान्यता पत्र था मंसूर। मदरसा क्या था? इस्लामी शिक्षा का उच्च केंद्र मदरसा कहलाता था। मकतब, इस्लामी शिक्षा के प्रारंभिक केंद्र क्या थे? मकतब थे। मतलब इनका मकसद क्या था? शिक्षा देना। तो इस्लामी शिक्षा के प्राथमिक केंद्र क्या थे? मकतब थे। नौरोज क्या है? नव वर्ष का ईरानी उत्सव जिसे बलबन ने दरबार में प्रचलित करवाया था। नौरोज क्या है? नव वर्ष का ईरानी उत्सव है जिसे बलबन ने दरबार में प्रचलित कराया था। नेक्स्ट आते हैं सल्तनत कालीन साहित्य, साहित्यकार और रचनाएं।